तो दोस्तों नमस्कार। फिर से छोटा सा परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। और जैसा सभी छात्रों को अपने जीवन में एक अपेक्षा होती है जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं और उसमें भी आप टॉप लिस्ट में आ जाएं और उसमें भी 3-4 साल की मेहनत के बाद जो प्रतिफल मिलता है, तो नीर निधि नंदेहा टॉपर सीजीपीएससी 2019 इस वक्त हमारे साथ हैं और पाथ के बहुत प्रिय छात्र रहे हैं और लंबे समय से तैयारी में अपना समय दिया। नीर, फिर से एक बार स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। सो दोस्तों, आपके सवाल होंगे। पहले मैं बातचीत करता हूं नीर से और आपके मन के जितने भी सवाल हैं लगभग मैं पूछ लेता हूं पहले, फिर बचे होंगे तो आप ज़रूर पूछिएगा। लाइव इंटरेक्शन है आपके साथ और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू सेशन से आपकी ढेर सारी लर्निंग्स होंगी। बिकॉज टॉपर होना वन नाइट गेम नहीं है, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का कमाल है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी। मैंने पहले भी कहा है यूट्यूब लाइव्स में कि आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आप कितने फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं। बिकॉज 3-4 साल का समय जो होता है भटकाव के लिए काफ़ी होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नीर से सबसे पहला सवाल। नीर, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई सीजीपीएससी की? जी, सीजीपीएससी की जो जर्नी है वो ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुई। कभी ऐसा पहले से ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि सिविल सर्विस में जाना है। इवन ग्रेजुएशन के 1-2-3 महीने बाद भी मैंने डिसाइडेड नहीं था सिविल सर्विस में जाना है। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं लगा कि शायद टेक्निकल से ज़्यादा अच्छा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अपना रोल प्ले कर पाऊंगा। एंड उसी टाइम ऐसा हुआ था कि हमारी एक परिचित थी, उनकी बहुत अच्छी रैंक लगी थी और वो डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुई थी। तभी से मुझे लगा कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी करियर हो सकती है। जी। तो उस वक्त दिमाग में क्या आया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लूँगा या मुझे टाइम लगेगा? क्या आपके दिमाग में था? जी, ऐसा तो कुछ टाइम फ्रेम नहीं था। शुरू में ऐसा होता है कि सिविल सर्विस का जो भी सिलेबस होता है वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आप कोई टाइमलाइन डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सोर्सेज डिसाइडेड नहीं होते हैं, उसका नेचर पता नहीं होता है, कंपटीशन का लेवल क्या है ये नहीं पता होता है। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं था, लेकिन इतना था कि सिलेबस कवर होने के बाद एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं, मेंस लिखने का मौका मिले। तो ये कहीं ना कहीं एक रफ टारगेट था कि अगले 2-2.5-3 साल में कुछ अच्छा हो जाए, फ्रूटफुल। बहुत बढ़िया। जी। रैंडमली पाथ आ गए थे या प्लानिंग से आए थे कि हाँ मुझे यहाँ के क्रैक करना है? एक होता है ना कि चलो कोचिंग तलाश कर रहे हैं हम, जी। और कहीं पर हमें एंट्री लेनी है। मतलब उस वक्त दिमाग में क्या था, मैं ये समझना चाहता हूँ कि यूपीएससी पहले था कि पीएससी पहले करना है या कोई छोटी मोटी पोस्ट ले लेते हैं, क्या था दिमाग में? जी। देखिए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम्स को लेके, ये बहुत लिमिटेड था और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि यूपीएससी सीजीपीएससी में डिफरेंस क्या है या फिर कैसे इनको किया जाता है। मुझे बस इतना पता था कि ये पर्टिकुलर परिचित ने सीजीपीएससी क्रैक किया है, तो इसी बेसिस पे मैंने भी ये बोला कि मुझे भी सीजीपीएससी परस्यू करना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है 8-9-17, अच्छा, ये 8-9-2017 की बात है जब मैंने रिज़ाइन की थी अपने कैंपस प्लेसमेंट जॉब से। और वो डेट इसलिए डिसाइड करी थी कि 8-9 मिलके 17 ही होते हैं। ग्रेट, तो बहुत बढ़िया बात। 8 सितंबर 2017 की बात है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा और उसके बाद फ़्लाइट लेके मैं लगभग 13-14 सितंबर के आसपास वापस आ गया रायपुर। और आइकॉनिक बात ये है कि डेट्स का ऐसा ऐसा एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी जो भी होती है, न्यूरोलॉजी, वो ऐसी कनेक्ट हुई कि 17 सितंबर 2017 को मैं पहली बार इंक्वायरी करने के लिए पाथ आईएएस एकेडमी आया था कि सीजीपीएससी कोर्स का क्या है, और 17 सितंबर 2021 को ही रिजल्ट आया, उसमें रैंक 1 आई है। तो ये काफ़ी हैप्पी कोइंसिडेंस रहा है। बहुत बढ़िया जी। दोस्तों, देखिए कितनी बढ़िया बात है ये एनालिसिस। आप छोटी छोटी चीज़ें जब आप सफलता की ऊंचाई गढ़ लेते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी मायने रखती है, और ये कोइंसिडेंस ही कहा जाए कि वो सब कुछ मैच कर रहा है। सो मुझे लगता है 17 से लेकर यहाँ तक की जर्नी काफ़ी हैप्पी रही और आज जो सफलता आपको मिली है। तो ओवरऑल जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिए उस वक्त क्या रहा आपका रिजल्ट और कहाँ चैलेंजेस आए? जी। सबसे बड़ा जो चैलेंज था, यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि हालांकि मैंने जो कोचिंग थी वो सितंबर 2017 में ज्वाइन करी थी, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि दिसंबर आते आते सीसेट क्वालिफाइंग हो गया था। अच्छा। तो उसके कारण कोचिंग में स्टार्टिंग के 3-4 महीने सिर्फ सीसेट पे फोकस था, लेकिन अब वो क्वालिफाइंग हो गया था। तो जीएस सीरियस नोट में जनवरी 2018 स्टार्ट हुआ था। और यही रीज़न है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी 2018 से स्टार्ट करी। वेरी गुड। तो सर यही था कि जिस टाइप से प्रिपरेशन हो रही थी और सीसेट क्वालिफाइंग हो गया था, तो 2018 के प्रीलिम्स में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। जीएस में मेरा कट ऑफ 129 के आसपास गया था और मुझे 126 मार्क्स मिले थे। तो 2018 का जो प्रीलिम्स था वो मुझसे क्लियर नहीं हुआ था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मेरा एक
फेलियर ही था। ठीक है। जी उसके बाद 19 वाला एक्सपीरियंस, मतलब वो साल भर की जर्नी में क्या चेंजेस ऐसे आ गए जो जी फिर जी जी लगा जी कि हाँ अब इधर एग्जाम निकल रहा है? जी जी अभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम किसी भी रीज़न से नहीं निकला हो, या तो प्रीलिम्स क्लियर ना हुआ हो, या मेंस क्लियर ना हुआ हो, या इंटरव्यू के बाद उनको मनचाही पोस्ट ना मिली हो, मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। 2018 प्रीलिम्स क्लियर ना होने के बाद मेरे पास दो चॉइसेस थी। या तो मैं अपना प्रीलिम्स इंप्रूव कर सकता था और एक साल 2019 के लिए वेट कर सकता था, या फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर सकता था। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का जो बेस्ट फेस था, या फिर सबसे बड़ा वरदान बोलेंगे, वो यही था कि 2018 का प्रीलिम्स ना क्लियर होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ मेंस की ही प्रिपरेशन करूंगा, और पूरे साल भर दिसंबर तक मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगा। उससे फ़ायदा ये हुआ कि मेंस का मुझे अनडिस्टर्ब 6 से 7 महीना पढ़ने का मौका मिला, और वही रीज़न है मैं आज भी पूरा जो क्रेडिट है अपनी सक्सेस का वो 2018 के प्रीलिम्स क्लियर ना होने को देना चाहूँगा, कि उसी कारण मैं मेंस एंट्री फोकस कर पाया और इतने अच्छे नंबर मेंस में आए मेरे। तो कई बार जब हम कहते हैं ना कि असफलता भी हमारे सफलता के रास्ते दिखाती है, तो यही शायद। और दोस्तों कई बार आपने कैलकुलेशन में समझा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट का जो प्रीलिम्स होता है विदाउट प्रिपरेशन यदि हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यदि उसमें असफलता मिलती है तो वो आपके फ़ायदे के लिए, असफलता उसको कहना गलत होगा, लाइक आपको एक ब्रेक मिल गया। और वो ब्रेक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो अक्सर हम जिसकी बात करते हैं नीर, उसके लिए आपको वक्त मिला। उस दौरान की प्रिपरेशन कैसे थी? नोट्स बनाया, एनसीईआरटी पढ़ा हमने, टेस्ट सीरीज दिया, क्या किया आपने? सर मेरा हमेशा से, मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन मुझे इतना मेरे कोलीग्स या फ्रेंड्स थे मेरे इन्वायरमेंट में कि मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं होना इज़ अ क्लियर लैक ऑफ लक, लेकिन अगर आपके मेंस क्लियर नहीं हो रही है तो इट इज़ अ प्योर लैक ऑफ स्किल। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग गया कि मेंस को अगर आप एस कर लेंगे तो ये एग्ज़ाम इजीली निकाला जा सकता है। जहाँ तक सोर्सेज की बात है सर, जितने भी पॉपुलर सोर्सेज थे मैंने उन्हीं को फॉलो किया, और मेरा जो अप्रोच रहा है हमेशा से मिनिमलिस्टिक रहा है। उस पर्टिकुलर कीवर्ड, जो सिलेबस का जो कीवर्ड है, उसको करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए, मिनिमम चीज़ें, ताकि उससे फ्रेम होने वाले जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, 8 मार्क वाले या 15 मार्क वाले, उतना डील हो जाए, बस मैं उतना ही पढ़ता था, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था। तो एक मिनिमलिस्टिक और एक बहुत ही बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मैंने अप्रोच किया मेंस को। ओके दोस्तों, ऐसा है भी सीजीपीएससी के सिलेबस की जब हम बात करें तो वो ऐसे ही अप्रोच की मांग करता है कि एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, देन उनको आप वर्ड की जो लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग आप रीसाइज करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं। इन सब के बावजूद भी जो प्लानिंग थी नीर कि प्री के पहले आपने पूरा एक बार फिनिश कर लिया सिलेबस? जी ऐसा हुआ था कि फरवरी में हुए थे 2018 के प्रीलिम्स जी, और रिजल्ट आ गया था अप्रैल में, और उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ओके तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी जो पॉपुलर टेस्ट सीरीज होगी मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा और दिसंबर तक मैं कवर कर लूँगा। तो मैंने ये किया कि अगस्त के एंड में शायद मेंस की टेस्ट सीरीज चालू हुई थी, और तब तक जो अप्रैल से लेके अगस्त के 20 तक जितने भी नए पेपर ऐड हुए थे, पेपर 5 में इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन नया था, पेपर 7 पूरा नया था, और फिलॉसफी, सोशोलॉजी और पबेट जैसे पेपर ये भी मेरे लिए बिल्कुल नए थे। तो मैंने इनके नोट्स तैयार कर लिए और इनको हल्का हल्का पढ़ लिया ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं उस सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने यही फोकस किया, और एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रेगुलर देते हुए मैंने दिसंबर तक एक कंप्लीट जो मेंस का मेरा रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग एक्सपीरियंस होता है वो मैंने कवर कर लिया था। ग्रेट। दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम के पहले आप एक राउंड फिनिश करते हैं, और इस बारे में कई बार आप लोगों से बातचीत भी हुई यूट्यूब लाइव के माध्यम से, सैटरडे जो लाइव में जाता हूं, कि आप एक साल जैसे आप प्रीलिम्स के पहले आप अपना सिलेबस फिनिश कर लेते हैं, आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देखिए गेम कितना आसान हो गया। देखिए जितने भी लोग पास हुए हैं, मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो सबसे लास्ट वाला रैंक वाला बंदा है और आज नीर है, इन सब के बीच कंपैरिजन करें तो फ़र्क इतना ही है कि आपकी अप्रोच कितनी कारगर साबित हुई है। अदरवाइज़ हमारा मानना है कि सभी छात्र उतने ही इंटेलेक्ट होते हैं, बस सफलता और असफलता या रैंक और लोअर रैंक के बीच फ़र्क इतना ही होता है कि आपने हिट कहाँ पर किया और सक्सेस कहाँ पर मिली, इतना ही अंतर होता है। नीर, इसके अलावा एक करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ है बच्चों में कि करें ना करें, क्या करें, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? जी, करंट अफेयर की मेरी स्ट्रैटेजी अगेन बहुत ही मिनिमलिस्टिक थी। मुझे पता था कि एक हिंदी पॉपुलर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है मुझे। बहुत बढ़िया। तो मैंने देखा कि सबसे पॉपुलर कौन सा था, तो हमारे घर में पिछले
20-21 सालों से नवभारत आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुआ कि दैनिक भास्कर ज्यादा पॉपुलर है, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा पेपर उन्हीं प्रोफेसर के पास चेक होगा जिनका हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली दैनिक भास्कर ही आ रहा हो। तो अगर दैनिक भास्कर के जितने भी करंट अफेयर है अगर मैं कोट करूंगा तो हो सकता है वो इजिली समझ पाए। दूसरा, मैंने ट्विटर का यूज किया। ट्विटर में जो गवर्नमेंट हैंडल्स होते हैं, डीपीआर छत्तीसगढ़ और सीएमओ छत्तीसगढ़, इनके बस 2 पेज मैंने फॉलो करके रखे थे। अगर आज भी मेरे ट्विटर हैंडल में जाएंगे तो आपको 2 ही फॉलोइंग दिखेंगे। तो इन दोनों को फॉलो करने का फायदा ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट न्यूज आती है या इंपॉर्टेंट न्यूज आती है उसका एक डेडिकेटेड ब्रोशर, वीडियो, ऑडियो, विजुअल ये डेली डलता है। और ऐसा होता है कि सीजीपीएससी में जिस प्रकार से मानक स्रोतों की बात होती है दावापत्ती के समय, तो अगर ट्विटर हैंडल में अगर डीपीआर सीजी ने कोई स्कीम के बारे में कोई डेटा दिया हुआ है तो वो कोट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और ऑथेंटिक हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको प्रेफर किया। इंडिया के करंट अफेयर को मैंने ऐसे डील किया कि एक पॉपुलर वेबसाइट है दृष्टि आईएएस, उसके डेली ब्लॉग को मैंने फॉलो किया, और यूट्यूब के जो पॉपुलर चैनल थे उस टाइम पे, स्टडी आईक्यू, प्रशांत धवन सर, महिपाल सर, इन सबको भी मैंने फॉलो किया, और एक बहुत अच्छा कंसाइज और एकदम कॉन्क्रीट इंडिया और सीजी करंट अफेयर का एक अपना डेली सेट लिस्ट या टू डू लिस्ट मैंने तैयार कर लिया था। और डेली करंट अफेयर मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटे में दिन के स्टार्टिंग में मैं दिया करता था। बहुत बढ़िया। खुद के नोट्स बनाए और उनको रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी क्या थी करंट अफेयर्स में? जी। देखिए, नोट्स की स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल थी। लोग अक्सर इस मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं कि जो मेंस परीक्षा है इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक्स, लेकिन ऐसा होता है कि इट इज़ मच मोर फिजिकल दैन बीइंग एकेडमिक, क्योंकि 4 दिन आप जगह रहते हैं, आपको रोज 6 घंटे लिखने हैं और आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं। तो ऐसे मौके में ऐसे नोट्स जो कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं रिवाइज करने के लिए। इसलिए मैंने सीजी जीएस छोड़ के इंडिया के जितने पेपर्स हैं, ऑल इंडिया मतलब इंडिया का जो सिलेबस है सीजीपीएससी का, उसके सबके एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि कोई भी टॉपिक का जो नोट्स है वो आधे पेज या 1 पेज या फिर A4 पेज को अगर आप लैंडस्केप में करेंगे और उसका हाफ फोल्ड करेंगे, उसके एक लेफ्ट वाली साइड से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैंने ऐसे करके कंसाइज नोट्स हर पेपर के प्रिपेयर किए, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, पबैड, इवन पेपर 7 के मेरे सारे नोट्स वैसे ही प्रिपेयर थे। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मेंस एग्जाम के पहले मैं एक पन्ने 6 सेक्शन मैं बिल्कुल देख के गया था, और वहाँ पे आंसर लिखते हुए मुझे कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ, और यही कहीं ना कहीं रीज़न है कि मेरे मार्क्स काफ़ी कंसिस्टेंट और अबव एवरेज रहे सातों पेपर में। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, जब आप लिख कर किसी चीज़ को तैयार करते हैं, और अक्सर हम बात करते हैं वर्ड लिमिट्स की, हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें पीएचडी नहीं करनी है और हमें कोई किताब नहीं लिखनी है, तो आपके मैक्सिमम वर्ड लिमिट को देखा जाए तो 175 वर्ड्स फुल क्वेश्चन में। ऐसे राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 750 दिया है, आप 700 650 पर रोक लेते हैं अपने आप को। तो इस स्ट्रैटेजी में आप देखेंगे कि कंसाइज तरीके से जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट, जो जैसा नीर ने बताया कि उन दिनों में जब खासकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और 4 दिन 5 दिन लगातार आपको बैठ के लिखना है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नीर, इसके अलावा जब हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स में कुछ एड ऑन हमेशा आप करते रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का अक्सर मैं सवाल देखता हूं कि सर हमने 2 साल पहले नोट्स बनाए थे, अब उनको कैसे अपडेट करें, उसके लिए क्या किया? जी, मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी है नोट्स को लेके कि नोट्स एक ही बार होते हैं, उसके बाद तो बस रिवीजन ही होता है। बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसा किया कि नोट्स प्रिपेयर कर लिए, और 2-3 जो पॉपुलर सोर्सेस है, मेरा एक ही काम था कि सीजीपीएससी में मेरा जो एफर्ट था वो दूसरों का एफर्ट पे बिल्डअप रहता था। अगर कोई पॉपुलर पब्लिकेशन है जिसको हर कोई पढ़ रहे हैं, या बहुत अच्छा सोर्स है जो स्मार्ट सोर्स है, तो सबसे बड़ी डिबेट होती है वो स्मार्ट सोर्स वर्सेस स्टैंडर्ड सोर्स की होती है ये सीजीपीएससी टाइप की एग्जामिनेशंस में। स्टैंडर्ड सोर्स ऐसे होते हैं, वो मानक तो होते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगवाएंगे वो पर्टिकुलर चीज़ को समझने में, उसकी नोट्स निकलवाने में। वहीं जो स्टैंडर्ड सोर्स होते हैं वो आपको कम टाइम में काफ़ी अच्छा नॉलेज दे देते हैं, लेकिन उनके ऑथेंटिसिटी को लेकर हमेशा डिबेट रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे स्मार्ट सोर्सेज थे जो कम टाइम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाए, मैंने उनको 2-3 जो पॉपुलर नोट्स थे उनको मैंने ऐसा एलिमिनेट किया, कुछ सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया, और उसको वो लास्ट में मैंने अपने नोट्स में लिख के एक अच्छा डिसेंट नोट्स प्रिपेयर किया। प्लस जो आपके स्टैटिक पोर्शन होता है उसके ऊपर आपको करंट अफेयर की 1-2 फैक्ट या 4 फैक्ट पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन मेंटेन किए थे करंट अफेयर के डॉक्स। जैसे मैंने पहले बताया, शुरू के दिन का स्टार्टिंग का 1.5 घंटा मेरा हमेशा करंट अफेयर में जाता था, तो उसको मैं गूगल डॉक में मेंटेन किया करता था, ताकि स्टैटिक पोर्शन के साथ जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है जो मेरा गूगल डॉक में मेंटेन है, इनको मिला के मैं एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाऊँ। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी इसको लेके। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, हर चीज़ आपके स्टेप बाय स्टेप काम आएगी। यदि आप टॉपर हैं
तो फिर मान कर चलिए कि आपने हर चीज़ पर मेहनत की होगी और जीता जाता जागता उदाहरण हमारे सामने नीर बैठे हुए हैं। नीर, एक और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम प्री की तैयारी हमने किया और फटाफट एग्ज़ाम दे देना है, क्योंकि वो जो एक रॉन्ग अप्रोच कि हम पहले बेसिक्स पढ़ लें। बेसिक्स कहने का मतलब बहुत सारे छात्रों को ये लगता है कि हमें प्री पढ़ना चाहिए बेसिक्स का, जबकि बेसिक का मतलब ये भी हो सकता है कि आप टॉपिक को तैयार कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है? जी, इसमें मेरा एक सेल्फ डिराइव्ड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बोलता हूँ द विशियस साइकिल ऑफ सीजीपीएससी। ग्रेट। अब देखिए इसमें क्या होता है, फरवरी में प्रीलिम्स हुए, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स जैसे तैसे क्लियर हो जाता है और आपका मेंस उतना तैयार नहीं है, तो आप डेफिनेटली मेंस में अच्छा नहीं करने वाले। तो फरवरी में आपका प्रीलिम्स हुआ, अप्रैल तक रिजल्ट आया, हौश पौश करके आपने जून का मेंस दे दिया। अब जब भी आप मेंस देते हैं तो एक पैराडॉक्स होता है, आपको लगता है आपने अपना बेस्ट दे दिया है और बहुत चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आता है मेंस का, दिसंबर के आसपास, तब तक ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाया होता है। जस्ट बिकॉज आपका प्रीलिम्स बाई लक या किसी थ्रू हो गया था और आपका मेंस तैयार नहीं था, आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, लेकिन ऑलरेडी नवंबर हो चुका है, नया नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, आप फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और फिर एक बार आपका मेंस रुक जाता है। अगर नेक्स्ट ईयर फिर से प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है, आप फिर मेंस में फेल होते हैं और कभी आपको डेडिकेटेड टाइम ही नहीं मिलता है मेंस का प्रिपेयर करने के लिए। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है डिस्पाइट क्लियरिंग प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको मेन सेंट्रिक रखिए, और जो प्रीलिम्स है वो एक सबसेट है मेन सिलेबस का सीजीपीएससी में। तो मुझे लगता है अगर सीजीपीएससी मेंस में आपकी पकड़ है तो व्यापम के एग्जाम्स हो, सीजीपीएससी के वनडे एग्जाम्स हो, या फिर सीजीपीएससी मेंस या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन खुद हो, तो आप उसको कॉन्कर कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्लासरूम में जो अप्रोच अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम टीचर के साथ साथ नोट्स बनाएं फिर घर जाके फेयर करें, इसमें क्या रहा? जैसे पाथ के टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो तब आपकी अप्रोच क्या रही नीर? जी, मेरा अप्रोच इसमें फिर से एक बार मिनिमलिस्टिक था। सीजीजीएस के जो नोट्स है वो मैंने नहीं बनाए, सिर्फ सीजीजीएस का करंट अफेयर मैंने मेंटेन किया है। वेरी गुड। तो सीजीजीएस में इतने स्मार्ट सोर्सेस अवेलेबल हैं, इतने पॉपुलर पब्लिकेशंस हैं कि हम सबके बीच में एक अनऑफिशियल कंसेंसस बना हुआ है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे बनेंगे, इसके बाहर आएगा तो कोई नहीं बनाएगा। छोड़ देना है उसको। जी, तो मैंने यही अप्रोच फॉलो किया। सीजी के जो सोर्सेस है इसके नोट्स मैंने नहीं बनाए, बस करंट अफेयर के नोट्स बनाए। इंडिया का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो मुझे लगता है कि इसके नोट्स आपको बना लेने चाहिए, खासकर फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन ज्योग्राफी और जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। मुझे लगता है कि सीजीजीएस छोड़ के बाकी जितने भी इंडिया पोर्शन का है सीजीपीएससी सिलेबस में, उसके आप एक डेडिकेटेड कंसाइज नोट्स प्रिपेयर करिए, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स भी फेच करने में यूजफुल हेल्पफुल हो, और ताकि आप इसको बहुत ही इफेक्टिवली रिवाइज भी कर पाएँ पैनिक सिचुएशंस में। वेरी गुड। एक नीर, आप लोग का एक ग्रुप देखा मैंने, पाथ के जितने भी स्टूडेंट्स थे, एक रेगुलर ग्रुप रहा। ग्रुप स्टडीज़ के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हेल्दी ग्रुप बनाइए जहाँ पर हेल्दी डिस्कशंस हो सकें, फ्रेंड्स आपस में कोऑपरेट कर सकें। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे सलील हैं या फिर विवेक हैं या फिर ऐसे बहुत सारे नाम हैं, रिकॉल नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। तो ये जो ग्रुप स्टडी थी, मैंने देखा आप लोग फेसबुक में भी सभी जगह दिखाई देते हैं। एक अच्छी आप लोग की दोस्ती रही है और मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ कि ये पाथ के परिवार के बच्चे हैं। तो आपस में किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा ग्रुप स्टडी करते वक्त आप लोग? अब मेरे जो ग्रुप वाले देख रहे हो, मैं बहुत स्माइल कर रहे हो, तो बता दूं कि पूरी तरीके से नॉन एकेडमिक कोऑर्डिनेशन रहा है हमारा। सिर्फ पार्टी पर्पस और रिसर्च पर्पस के लिए मिला करते थे हम लोग। तो हमारा जो ग्रुप था, यूजुअली हम लोग नॉन एकेडमिक चीज़ों पे ही ज़्यादा बात करते थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, जब कोविड-19 आया, पूरा पेंडेमिक दुनिया भर में फैला और लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग एक एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे। और लकीली हमारे जो ग्रुप थे उनमें ऑलमोस्ट सब लोगों का प्रीलिम्स निकला था, तो हम सब मेंस दे रहे थे। बहुत बढ़िया। अब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और उसका जो मेंस है वो अगले मार्च में हुआ। अगले मार्च में हुआ जी, तो 1 साल का टाइम था और बीच में कोर्ट केसेस और तरह तरह की और भी दिक्कतें थी। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली कि हम जूम कॉल में डिसाइड कर लेते थे कि हिंदी का आज विलोम शब्द करेंगे, छत्तीसगढ़ी कुछ मुहावरे कर लेंगे, ये इंडियन फिलॉसफी देख लेंगे, ये वेस्टर्न फिलॉसफी देख लेंगे। और ऐसा होता था कि हम लोग आपस में एक दूसरे को समझा के काफ़ी प्रोडक्टिव हमारा सेशन रहा। इस कारण क्या हुआ, एक तो दोस्तों से ना मिलने वाली चीज़ हट गई, क्योंकि जूम कॉल में एक बार पढ़ाई हो जाती थी तो हम सब बाकी चीज़ों में डिस्कशन करते थे, जो कि 70% वाला टाइम होता था। और उसके अलावा ऐसा होता था, एक कंटिन्यूटी मेंटेन थी
इस पैंडेमिक के दौरान जब आप घर पे हैं तब भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक सिमिलर गोल को चेस कर रहे थे। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा अप्रोच रहा और इसका फ़ायदा हम सबको मिला। बहुत बढ़िया। जी। ज़रूर जो आपके ग्रुप से पात के और भी जो छात्र हैं, किसी भी रीज़न से आप नहीं निकाल पाए हो तो ज़रूरी नहीं कि असफलता ही हमको देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लगे रहिए और शुरू से यही आपको गाइडेंस प्राप्त हुई है पाथ से कि आप लगे रहें और धैर्य के साथ। नीर, इस बीच ये पेशेंस कितना काम आया, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि जो आपने ठाना है वो करना है विद पेशेंस। ये मैंने आपके अंदर क्वालिटी देखी है ना, और भी लोगों को सीखना चाहिए। उसे कैसे मैनेज किया? कई बार फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये जो आता है उसको कैसे मैनेज किया आपने? सर मैं वो कहूँगा कि इस पूरे ये जो सिचुएशन आपने बताई कि प्रेशर सिचुएशन, ये प्रेशर सिचुएशन को डिफ्यूज करने का सबसे अच्छा तरीका था कि आई वाज सराउंडेड बाय पीपल विद सिमिलर प्रेशर सिचुएशन। ग्रेट जी, जैसे मेरा ग्रुप अपात वाला ग्रुप की बात करी, वैसे ही मेरा एक और एक्सटेंडेड फैमिली ही हो गई है अब नालंदा परिसर में। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हर हफ्ते किसी ना किसी का एग्जाम नहीं निकलता था, हर हफ्ते किसी ना किसी का एग्जाम निकल जाता था। तो जो जिनका नहीं निकलता था, जो जिनका निकल जाता था उनसे वो इंस्पिरेशन लेते थे, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिस्टम बना रहा था कि हमारे बीच के लोगों का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो एक दिन शायद हमारा भी होगा। और मुझे पता है कि अब मैं नालंदा परिसर वापस जाऊंगा तो आई एम वेरी प्राउड कि वो शायद एग्जाम्पल जिसको लोग देख के इंस्पायर हो, वो शायद हो सकता है मैं हूँ कईयों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव जी वर्चुअस साइकिल कह सकते हैं इंस्पिरेशन का, ये नालंदा परिसर मुझे मिला। तो ये था मेरा प्रेशर डिफ्यूजन मैकेनिज्म बेसिकली। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, शहर में यदि इस तरह की कोई प्रॉपर्टी है, एंड क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर ओपी चौधरी सर, फॉर्मर कलेक्टर ऑफ रायपुर। उन्होंने ये ख्वाब देखा और वो उसको बुना और उन्होंने स्थापित किया इस लाइब्रेरी को, और मुझे लगता है हज़ारों छात्र वहाँ से बेनिफिटेड हो रहे हैं और वहाँ एक पढ़ने का स्थान आपको मिलता है। पूरे इंडिया में भारत के लोग भी हमें सुन रहे होंगे डेफिनेटली, तो मैं आपको बता दूं कि रायपुर में ऐसी लाइब्रेरी जो लगभग 24 घंटे खुली रहती है और खुला माहौल है पढ़ने के लिए, खासकर सिविल सर्विसेज को डेडिकेटेड लाइब्रेरी हम कह सकते हैं। और अभी वर्तमान में मिस्टर केदार पटेल सर हैं, वो उसको हैंडल करते हैं बखूबी। बच्चों को इंटरेक्टिव सेशन कराते रहते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं। और आज देखिए कि वो एक पढ़ने का स्थान मिलता है, ग्रुप डिस्कशन का स्थान मिलता है, वहाँ से ये छात्र निकल कर आ रहे हैं। नीर, इसके अलावा जब इस जर्नी को हम देखें तो कई बार होता है, ऐसा भी दौर आता है कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ, ऐसा भी कभी लगा, कभी फीलिंग आई कि नहीं ये मुझसे क्रैक नहीं होगा, ऐसा कभी लगा? सर ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरा सपोर्ट सिस्टम जैसे मैंने कहा नालंदा परिसर में काफ़ी तगड़ा था। तो जस्ट इन केस मेरा नहीं हुआ था तो मेरे आजू बाजू सीट में जैसे मैं बैठा हुआ, मेरे एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, अगले दिन मैं तुरंत आ गया था पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब मैं बैठा हुआ हूँ तो हर आधे घंटे, हर 45 मिनट में कोई ना कोई आता था, सपोर्ट देता था, और ये चीज़ चलता रहा और ये आज भी चल रहा था। मेरे मेंस के टाइम में चल रहा था, मेरे इंटरव्यू के टाइम में चल रहा था। अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है वहाँ पे नहीं है, लेकिन इस टाइप का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे लोग बेनिफिट होते हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होता है और एजुकेशन का स्तर भी काफ़ी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा स्टैटिस्टिक मैं आपको बता दूं, टॉप 20 में 5 लड़के, 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो नालंदा परिसर से। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 20 में विद इन 2-3 ईयर्स 25% डोमिनेशन हमारी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा एक हब बन के उभरेगा नालंदा परिसर। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि हर जिले में इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, क्योंकि टैलेंट हर जगह है, टैलेंट किसी जगह या सिटी का मोहताज नहीं है। तो हर किसी को एक्सेस होना चाहिए इतने स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, कि प्लीज़ ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जिले में हो। बहुत बढ़िया जी। ज़रूर ये अपील सरकार तक सभी लोग संस्थानिक रूप में पहुंचाने का प्रयास करेंगे डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, एक जो बात इसमें से आप ना निकाल पाए हो तो मैं आपको समझा दूं कि जिस दिन आपका प्रीलिम्स हुआ उस दिन आप पार्टी मत कीजिए, सेलिब्रेशंस पर विश्वास मत कीजिए, नेक्स्ट डे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है रात में आपको पता चल जाए कि आपका रिजल्ट ख़राब होने वाला है, आपने क्वेश्चंस कम किए हैं, व्हाटएवर, लेकिन नेक्स्ट डे बिकॉज उस साइकिल का वो हिस्सा था मेंस प्रिपेयर करना, तो उस साइकिल को डेडिकेट कीजिए और मेंस प्रिपेयर कीजिए। इन केस फेलियर होता है कि मार्क्स कम रह गए तो उस दिन घर में रोने के बजाय आप उस पब्लिक को फेस कीजिए जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ हैं।
इससे क्या होगा कि वो प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा कि अरे मैं किसको मुंह दिखाऊं। तो ये वाली जो चीज़ है, बहुत सारे छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरा प्री क्लियर। देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सफलता असफलता दोनों को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज अटेम्प्ट्स इतने सारे दिए जाते हैं। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि किसी एक मोड पर आपसे प्री पास नहीं हुआ, किसी एक मोड पर मेंस में कम रह गए मार्क्स, किसी एक मोड पर आपको इंटरव्यू में ही कम मार्क्स मिले, इट्स ओके। लेकिन आप जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या जिन टीचर्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, हमेशा बातचीत कीजिए। और मुझे लगता है कि लंबे समय तक नीर आपसे बातचीत होती रही है व्हाट्सएप में। बीच में कई बार थोड़े से पॉलिटिकल डायमेंशंस भी आते हैं, जहां पर कमीशंस के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस बीच मैं अक्सर कहता हूँ, नीर भी आई थिंक सहमत होंगे, कि बहुत ज़्यादा आप यदि किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो शायद पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है नीर? जी, मुझे लगता है कि एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर या एस्पायरिंग एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, आपकी ओपिनियंस काफ़ी ए पॉलिटिकल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल व्यू पॉइंट से ही अगर देखें उसको, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा। हो सकता है आपके पर्सनल प्रेजुडिस कुछ हो, लेकिन जैसा हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और रूल और लॉ पे चल रहा है देश। मुझे लगता है कि इन्हीं को फॉलो करना चाहिए एक एस्पायरिंग कैंडिडेट को। एक और अहम क्वेश्चन 2-3 दिनों में आए मेरे पास नीर, खासकर पीएससी की भूमिका को लेकर, कि बहुत सारे पेरेंट्स डाउट भी करते हैं, सर पैसे लगते होंगे या यूपीएससी में पैसे चलते होंगे, करप्शन की जो बात होती है। तो दोस्तों, मैं आज से नहीं, जब से मैंने तैयारी शुरू की थी तब से इस मुद्दे को मैं खारिज करता आया हूँ, और आज भी खारिज ही करना चाहूँगा कि ऐसे किसी बहकावे में ना आए, और दूर दूर तक इन सब चीज़ों का कोई नाता नहीं है। और नीर जीता जागता उदाहरण है। देखिए, खबरें बहुत आ सकती हैं, कोई भी आपको प्रलोभन दे सकता है, उसकी सच्चाई तलाशने जाएंगे तो आप ज़रूर असफलता का ही मुंह देखेंगे। नीर, आपके कमेंट चाहता हूँ इस पर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस हिसाब से सीजीपीएससी जी को गठित किया है, तो ये कहा जाता है कि सीजीपीएससी इज द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम। तो मुझे लगता है कि मेरिट विल प्रिवेल, आप मेहनत करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जी। मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, ओवर द ईयर्स में इंस्पायर हुआ हूँ जिन सिविल सर्वेंट से, जिनका सिलेक्शन मेरे आंखों के सामने ही हुआ है, तो मुझे लगता है कि हर किसी का सिलेक्शन हो सकता है। वंस अगेन हो सकता है कि किसी को फेलियर, रिपीटेड फेलियर फेस कर रहा हो कोई, तो उसका एक पर्सनल प्रेजुडिस हो सकता है कि सिस्टम में कुछ दिक्कत है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है उस प्रकार की डिबेट या फिर उस प्रकार का ओपिनियन इम्पोज करके भी कुछ होना नहीं है किसी का। एट द एंड ऑफ द डे आपको वही प्रीलिम्स लिखना है, वही मेंस लिखना है, उसी प्रोसेस से गुजरना है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, देखिए कितना स्पष्ट मैसेज है कि आप इन सब अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, अपना मोरल डाउन ना करें, और सबसे बड़ी चीज़ है आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। और 2012 से लगातार सीजीपीएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिस दिन बोला उस दिन रिजल्ट आ रहे हैं, आपके मार्क्स, इतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे नहीं लगता किसी कमीशन में है। ठीक है, और भी गुंजाइश है ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन आज आपके सामने टॉपर बैठे हैं, और मैं जानता हूं कि नीर की मेहनत को, और मेरी पूरी टीम जानती है, इन सब चीज़ों के गवाह हैं, और वो खुद स्वयं गवाह हैं कि इस तरह की चीज़ें, ठीक है, आपके कानों तक पहुंचती हैं। देखिए, बहुत बड़ी दुनिया है, हम सभी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने मन को रोक सकते हैं कि इस तरह की जो भ्रमित सूचनाएँ हैं उन पर विश्वास ना करें, अपनी पढ़ाई पर फुल्ली फोकस रहें। नीर, इंटरव्यू कैसा रहा था, कैसा गया इंटरव्यू? क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। सर, इंटरव्यू मेरा काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी सेटिस्फाइड था मैंने इंटरव्यू के बाद। जो पैनल मिला था मुझे यूजुअली जो ओवरऑल क्वेश्चन थे सिर्फ छत्तीसगढ़ बेस्ड थे। कुछ मेरे प्रोफाइल सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर थी, और हॉबीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, तो ऐसे जनरल क्वेश्चन थे, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे हो सकता है स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं जिसमें वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, गीता मेरी फिलॉसफी है, अगर सामने वाला कन्विंस हो रहा है फिर भी आप सेम अपना लेवल ऑफ इमोशंस रखिए, और अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, डिसएग्री कर रहा है, तो उसको भी आप बहुत ही कामली एक्सेप्ट करिए। जी जी। कोई ऐसा सवाल जो हटके था कि हाँ मैं यहाँ फंस गया, ऐसा कोई सवाल जिसमें आप फंस गए हो, या लगा कि आंसर नहीं है? जी जी, ऐसा तो हो रहा था। जैसे कुछ तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? मैंने बोला सर अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने। तो उन्होंने बोला अल्बर्ट आइंस्टीन जी का पूरा नाम बताओ। हमने बोला सॉरी सर। तो इस टाइप से डिफ्यूज करी सिचुएशन को। एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने पूछा था मुझे,
वो ये था कि ये बताइए रोड एक्सीडेंट कैसे कैसे आप प्रिवेंट करेंगे या कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन शायद हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन काफ़ी इलाबोरेट हो रहा था और वो की पॉइंट बस एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि शायद पैनलिस्ट थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा सेट बैक करके कामली उस क्वेश्चन को जस्ट लेट गो किया धीरे से। जी, तो बस यही हुआ। किसी एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि मैं और इस पर और ज़्यादा मुझे पढ़ना चाहिए था। हालांकि नीर की एक बात बता दूं, मॉक देने आए थे तो इनका एक सवाल था कि सर सीजीपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, इस तरह का एक डिस्कशन हम कर रहे थे इंटरव्यू के 3-4 दिन पहले ही। तो कई बार होता है दोस्तों, देखिए स्टेट सर्विस है, स्टेट सर्विस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें लोकल चीज़ों की उम्मीदें होती हैं, लोकल फैक्ट्स पर कमांड होनी चाहिए, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज यूपीएससी में नाम ही ऑल इंडिया सर्विसेज है। आप किसी भी स्टेट में जाकर जॉब करते हैं, सो आपने ऑलरेडी जीएस पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का लोड वहाँ ज़्यादा होता है। बट छत्तीसगढ़ में या किसी भी स्टेट में थोड़े लोकल फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, उससे आपको इरिटेट नहीं होना है, कूल एंड काम बने रहना है। कितने मिनट चला होगा और बोर्ड किनका था नीर? डॉक्टर वर्मा का बोर्ड था मेरा। अच्छा। और लगभग घड़ी तो मैं नहीं देखा था, क्योंकि यूजुअली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में ऐसा सिस्टम बना रखते हैं कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम घड़ी देखना। एंड फॉर्चुनेटली कहीं अनफॉर्चुनेटली कहीं मैं लास्ट था, और उस फ्लोर में मेरे अलावा सिर्फ प्यून्स थे। तो मैं किसी को कह भी नहीं सकता था घड़ी दिखाने के लिए। और कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेरे जस्ट पहले जो कैंडिडेट गए थे, बिकॉज ऑफ सम रीजन उनको 5-10 मिनट में ही बाहर कर दिए थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हो गया, अब रिंग ऑफ फायर में जाना पड़ेगा क्या? तो फिर वो भी ऐसा एक एडर प्रेशर हो गया था, तो फिर मैंने ज्यादा घड़ी वगैरह रिफर नहीं करी। लेकिन जहां तक मेरा ऐसा रफ एस्टिमेट है 20-25 मिनट चला होगा मेरा इंटरव्यू। जी। क्या अप्रोच रहा ये इस पूरे इंटरव्यू के टाइम पीरियड में? मतलब बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ने लग जाते हैं, हिस्ट्री की किताब पढ़ने लग जाते हैं, आपने क्या किया नीर? सर मैंने वही किया जो मैंने मेंस में किया था। बहुत बढ़िया। पास्ट ईयर क्वेश्चन के जगह मैंने पास्ट डे क्वेश्चन सर्च करने चालू करे, उसकी हंटिंग चली। हमारे नालंदा का ग्रुप वंस अगेन एक्टिव हुआ, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जहाँ पे सब लोग तरह तरह के सोर्सेज से, तरह तरह के कोचिंग के जितने भी बच्चे अपने अपने क्वेश्चन सबमिट करते हैं, तो वो सर्कुलेट होना चालू हुए। तो एक जनरल ट्रेंड हमको पता चल गया कि ये वाला बोर्ड छत्तीसगढ़ी फ्लेवर का है, ये वाला बोर्ड मिडीवियल फ्लेवर का है, ये वाला बोर्ड अनसेटिस्फाइड फ्लेवर का है कि कुछ भी कह दो उनको मतलब सेटिस्फाई शायद नहीं होंगे। तो इस टाइप की चीजें हमने फिगर आउट कर ली थी। लेकिन वंस अगेन वहाँ पे चिट सिस्टम होता है तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रफ आइडियाज मिल गए थे। जैसे इस बार का जो तड़का था मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री पे थोड़ा सा हैवी था। अच्छा। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे थोड़ा सा हैवी था, तालिबान हैवी था, बहुत बढ़िया, और गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना और मिशन मिलेट और सुराजी ग्राम के जो कंपोनेंट है नरवा गरवा गुरवा बाड़ी, इन पे काफ़ी बेस था। तो कहीं ना कहीं सबको पता था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मोर और लेस एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो मुझे लगता है कि हमने थोड़ा क्रैक कर लिया था इस चीज़ को साथ, सबने एक साथ कोलैबोरेट करके। जी। नीर के जो रिटर्न के मार्क्स हैं, यदि आप सभी आई होप फाइल एक्सेस कर पाए होंगे, डेफिनेटली कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 100 से नीचे आए। इनफैक्ट 130, 161 ये बहुत ही ज़बरदस्त नंबर हैं दोस्तों। आप देखेंगे यदि 200 के पेपर हैं, 1400 के पेपर हैं, और यदि 50% भी सब में आ जाते हैं तो आप 700 पर आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर हर पेपर में 10, 20, 30 मार्क्स एडिशनल आ जाएं तो आप सोच कर देखिए कि आप फिर सीधे टॉप रैंक पर ही आकर रुकते हैं। तो नीर के जो मार्क्स हैं आई थिंक 988 मार्क्स, और जो सेकेंड रैंकर हैं उनके बीच आई थिंक उनका 950 या 960 के आसपास मैंने देखा है मार्क्स। तो आप देख पा रहे हैं कि 30 to 40 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो एक दिन का कमाल नहीं है दोस्तों। इट मीन्स आप जब तक आंसर्स पर फोकस नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं करते हैं और आंसर फ्रेमिंग पर आप फोकस नहीं करते हैं। नीर, लैंग्वेज और एसे पे किस तरह से काम किया था आपने? जी, वंस अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन टू द रेस्क्यू। ठीक है। जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, मैंने सबसे पहले फिगर आउट किया कि मैं कौन सा सोर्स उठाऊं। तो मैंने ऐसे कुछ पॉपुलर सोर्स के थ्रू मैं सर्कुलेट करना चालू हुआ। कुछ ऑल इंडिया लेवल की लैंग्वेज की पुस्तकें मिल रही थी, कुछ लोकल पब्लिकेशन से किसी कोच इंडिविजुअल कोचिंग की जो पब्लिकेशन होती है वो मिल रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि लूसेंट का जो सोर्स था, मुझे लगा कि अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन लगभग यहीं से आ रहे हैं, और उसको पढ़ने के लिए मुझे 2-3 पन्ने ही पढ़ने पड़ रहे थे। तो बेसिकली एक इनपुट आउटपुट रेशियो मैंने कैलकुलेट किया, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे उससे मेरे को एक पैटर्न रियलाइज हुआ कि कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई मैंने। फॉर एग्जांपल हिंदी में यूजुअली लोग वोकैब को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं।
पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द, इस पे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आप उस पेपर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही छोटा पोर्शन है ओके, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे पैसेज रीडिंग, प्रिसे सारांश लिखना होता है, जिसमें पत्र लेखन होता है, विज्ञापन होता है, अलग अलग जो चीज़ होती है वो मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स बना रही हैं। 100 में से लगभग 60 से 70 नंबर वो बना रही हैं। तो जब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है उसमें मेरे को सिर्फ 40 नंबर मिल रहे हैं, और जहाँ पे बिना कुछ किए सारांश लिखना है एक पैराग्राफ का, इस टाइप के कुछ पोर्शंस में मुझे 60 से 65% का मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं पैसेज रीडिंग, सारांश लिखने में ज़्यादा फोकस करूँगा। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में मैंने देखा कहीं ना कहीं ये पास्ट ईयर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। एसएससी सीजीएल वगैरह में जो वनडे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आई प्रीफर, अगर कोई नॉर्मल आदमी होगा वो बोलेगा आई प्रीफर टी ओवर कॉफ़ी। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, लेकिन उसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो इसका जो सही है वो आता है आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, है ना। तो ये जो छोटी छोटी हैक है ना, ये मैंने देख लिए थे, ये बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज हरी लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, इस टाइप के जो कीवर्ड्स है ये मैंने फिगर आउट कर लिए थे। बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे करके स्मार्ट अप्रोच फॉलो किया, और छत्तीसगढ़ी में मुझे रियलाइज हुआ कि ओवर द 2 years डॉक्टर विनय कुमार पाठक एंड डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा की जो बुक आई हुई है, बहुत बढ़िया, वहाँ से ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो सिर्फ उसी बुक में है। तो मुझे लगा कि शायद यही फॉलो इसको फॉलो करना चाहिए, तो फिर मैंने वही फॉलो करके मैक्सिमाइज करने की कोशिश की अपने स्कूल। ठीक है, ऐसे राइटिंग पर बात करते हैं, क्या अप्रोच? सर ऐसे राइटिंग ऐसा पजल है जो मैं आज भी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। मुझे तो पता भी नहीं लाइक वो कैसे वर्क करता है इवैल्यूएशन जो है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मिलेगा तो कम मिल जाता है, किन्हीं को लगता है कि बहुत कम मिलने वाला बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे राइटिंग में मेरी जो एक्सपर्टीज़ है पूरे 7 पेपर में सबसे कमज़ोर है, तो मैं ज़्यादा इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और मार्क्स कितने आए? 127 आए। अच्छा, देखो मतलब मजाक में भी 127 आ गए हैं ना, तो ये एक अच्छी बात है कि डेफिनेटली आपकी मेहनत काम आती है। यदि जीएस पर ओवरऑल कमांडिंग पोजीशन में, मुझे लगता है कि ऐसे भी अच्छा लिखा जा सकता है। आपके जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आए पेपर 4 में है 161, कोई स्पेशल इनपुट आपने डाला? सर स्पेशल इनपुट यही कि मेरा ओवरऑल जो जीएस आंसर राइटिंग का जो फ्लेवर है या फिर बोलते हैं स्टाइल है वो पॉइंट वाइज है। तो हो सकता है पॉइंट वाइज जो लेखन शैली है वो फिलॉसफी सोशियोलॉजी में हो सकता है कोई एग्जामिनर प्रेफर ना करे, लेकिन साइंस जैसे सब्जेक्ट में पूरे जिंदगी और मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो मुझे लगता है कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था मैं डायरेक्टली उसको डील कर रहा था, और प्लस मैथ्स के भी क्वेश्चन बन गए थे, प्लस जो इन्वायरमेंट वाला अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस वाला जो क्वेश्चन है वो जितना सिलेबस से आता है उतने सिलेबस के थोड़े से बाहर भी जाता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे आपकी जो स्मार्टनेस होती है नए क्वेश्चन को हैंडल करने की, अगर क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत अच्छे से लिखिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको ऐसे प्रेजेंट करिए कि आपको आता है। तो यही सिंपल सा एक ऐसा इल्यूजन प्लस लॉजिक प्लस स्ट्रीट स्मार्टनेस मैंने यूज करके मुझे लगता है कि मैंने वाला सेक्शन अटेम्प्ट किया था, और वही रीजन है कि स्कोर इतना अच्छा खिंचा उस सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया। उसमें करंट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया था आपने, खासकर लास्ट 3rd सेक्शन में? जी, जैसे मैंने बताया कि मैं डेली गूगल डॉग मेंटेन करता था, तो उसमें मेरे सब हेडिंग्स बने हुए थे कि इन्वायरमेंट में क्या हुआ, कि एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है। जैसे एग्रीकल्चर में एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर कुछ पूछ दिया तो एक फैक्ट तैयार था कि पीएम मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे डेडिकेटेड 17 न्यू बायोफोर्टिफाइड स्पीसीज टू द नेशन। ठीक है, अगर फूड सिक्योरिटी पे बात हो रही है या फिर सिलेबस का एक कीवर्ड है रीसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर साइंसेस, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो वहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि इस टाइप के जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है तो मैं ये इंक्लूड कर जाता था अपने आंसर्स में। बहुत बढ़िया। कुछ डायनामिज्म पेपर 7 में है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पेपर 7 को लेकर, बिकॉज इट्स न्यूली एडेड, और आपने जब पढ़ाई शुरू की तो उसके बाद ही ऐड ऑन हुआ है। उसके लिए क्या अप्रोच रही है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि सीजीपीएससी में अगर सच में कोई जनरल साइंस है तो वो पेपर 7 ही है, क्योंकि वो सच में जनरल साइंस है, क्योंकि इसमें जैसा सिलेबस दिया हुआ है, जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं वो एकदम हार्डकोर सिलेबस पढ़ के नहीं हैंडल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट पूछा हुआ था, WHO के कुछ रिकमेंडेशन पूछे हुए थे, कुछ ब्लूप्रिंट, इंडो चाइना वॉर पूछे हुए थे, गलवान वैली आया हुआ था, और ऐसे करके बहुत सारे चीजें आई हुई थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो ये चीजें कभी ना कभी आपके आंखों के सामने से गुजरी होंगी। नाटो न्यूज में रहता है, नाटो पूछ दिया गया था, तो मुझे लगता है कि ये ट्रू मायने में जनरल स्टडीज का पेपर है, और आप जितना अच्छा करंट अफेयर फॉलो करते हैं, खासकर नेशनल और इंटरनेशनल, तो मुझे लगता है कि
वो आप मैनेज कर जाएंगे। आपको थोड़ा सा पता होगा ना, तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे कि आपको पता है, और मार्क्स मेरे ख्याल से वहाँ पे खींचे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। पेपर 7 का नेचर भी करंट ओरिएंटेड ज़्यादा है। फिलॉसफी, पबैट, सोशियो को लेकर कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी रही? जी जी जी, देखिए पबैट, सोशियो और फिलॉसफी ये पार्ट है मेन सिलेबस का, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। तो जो फर्स्ट टाइमर है मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा चला जाता है तो आपका पहला है कि अगले 1-1.5 महीने में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और पबैट पढ़ें। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और पबैट ये आपके बाकी जनरल स्टडीज से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक साइंसेस है। प्लीज़ इनको अच्छे से आप पढ़िए क्योंकि टाइम लगता है। ये जो पेपर है ये एक बार में आपको समझ में नहीं आता। जैसे हिस्ट्री ऑलमोस्ट एक बार में समझ में आता है कि ये इंसिडेंट हुआ है, साइंस समझ में आता है कि ये फिनोमिना है, लेकिन फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और पबैट मुझे लगता है कि ये लेयर्स में सेटल होते हैं। आप एक बार पढ़ेंगे, उसका कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार में आप 2 फिलोसफर के बीच में कंफ्यूज होंगे, चौथी बार में किसी और फिलोसफर के बारे में कंफ्यूज होंगे। तो इन सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम चाहिए, सिर्फ अच्छे नोट्स ही नहीं लेकिन एक अच्छा टाइम फ्रेम भी चाहिए होता है इनको डील करने के लिए। तो अगर आप उस दिन ऐसे कोई ब्लंडर नहीं करना चाहते हैं कि आप एक फिलोसफर पूछा है तो दूसरे फिलोसफर लिख दिए, एक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पूछा है तो उसमें दूसरे को सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिख दिए, तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम दीजिए और लेयर्स में सेट करने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं आपके प्रिपरेशन में, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रैटेजी ही कोई चीज़ है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेन सबका बराबर है और आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, अगेन बात स्ट्रैटेजी पर हो रही है। मुझे लगता है कि वेपन्स ही अकेले काम नहीं करते हैं किसी युद्ध को जीतने में, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रैटेजी बनाइए, छोटे छोटे मुद्दों पर आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। टॉपर की बात से कई बार आपको लगता है टीचर बोल रहे हैं चलो इनका काम तो बोलना है, जब टॉपर ने बोल दिया तो अब आप मान ही लेंगे, मुझे लगता है, तो अच्छी बात है। नीर, इसके अलावा भी कई बार होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि हम आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, प्रैक्टिस कब करना स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम सेकेंड डे ही आंसर लिख कर दिखा दें। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? जी मुझे तो लगता है कि शुरू में कुछ 1-2 महीने प्लीज़ थोड़ा सा इजी लीजिए, स्लो लीजिए, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी नई चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। फिर धीरे धीरे, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे लिए पेपर 4 नेचुरली आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट और मैथ्स। तो मैंने ये सेल्फ स्टडी करी और पास्ट ईयर क्वेश्चन देखे एंड उसको मैं लिखने की कोशिश की। तो मैं यही बोलूँगा कि आंसर राइटिंग आप तब स्टार्ट करिए अपने जो नेचुरल आपका जो फोटे रहा है हमेशा से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पेपर 4 का मैथ्स सेक्शन एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से तो मैं उसको कहूँगा कि प्लीज़ आप इंडियन इकोनॉमी और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी जो पास्ट क्वेश्चन है उसको डील करना चालू करिए। अगर आपका कोई बैकग्राउंड है तो प्लीज़ स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट, और जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं तो CGPSC के जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आपने वाला टॉपिक प्रिपेयर कर लिया तो आपका प्रिपेयर हो गया है, वहाँ से क्वेश्चन जो उठेंगे हो सकता है कि आप उसकी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर लें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक कंफर्टेबल लेवल ऑफ नॉलेज के पहुँचने के बाद, या फिर किसी टॉपिक को आपने कवर किया है, जैसे आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया है तो मौर्यन एम्पायर के पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई टू आंसर इट। एंड मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछते हैं, तो जस्ट अगर आपने सिर्फ मौर्यन एम्पायर ही पढ़ लिया है और आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। तो टॉपिक करिए, उसके क्वेश्चंस देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिव्यू करवाइए अपनी जो भी फैकल्टी हैं उनसे। बहुत बढ़िया। इस ओवरऑल प्रोसीजर में दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि टू द पॉइंट सिलेबस लिखा गया है, टू द पॉइंट आपको आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस की लिमिटेशंस हैं, और यूपीएससी CGPSC के क्वेश्चन, सपोज आपने यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ रखा है तो यहाँ पर CGPSC में स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। आई मीन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आप नहीं हो सकते। नीर, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि नालंदा लाइब्रेरी में बहुत सारे UPSC प्रिपेयर्ड बच्चे भी CGPSC प्रिपेयर करते हैं, तो कभी आपको लगा नहीं कि हाँ ये मेरे कंपटीशन में आगे हैं, और कभी ऐसा मन में नहीं लगा कि मैं और पढ़ लूँ, ऐसा डर नहीं लगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं इस फैक्ट से कि नहीं सर वो UPSC वाले बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। आपका क्या ओपिनियन है? जी सर, UPSC वाले मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं इवन नालंदा परिसर में। देखिए UPSC वालों को हो सकता है कि उनका IR काफ़ी अच्छा हो सकता है ऑल इंडिया लेवल का सिलेबस काफ़ी अच्छा हो, लेकिन आप ये देखिए कि उनके भी अपने स्ट्रगल्स हैं। फ्रॉम ए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई UPSC का एस्पिरेंट है जो CGPSC में ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है, उसका ऐसा होता है कि उनका जो अप्रोच होता है काफ़ी एनालिटिकल होता है और हमारा जो अप्रोच होता है वो काफ़ी फैक्चुअल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल CGPSC इज़ 50% ऑफ
CGPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन सिलेबस, तो वो उनके लिए पूरा नया है। हो सकता है कि जो किंग्स आपको क्रोनोलॉजी, छत्तीसगढ़ के कलचुरी किंग्स की क्रोनोलॉजी पता हो, वो शायद उनका गिव अप पॉइंट हो सकता है कि ये तो हम कभी नहीं रट पाएंगे। तो उनका जो स्ट्रगल है पेपर 1 में है लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी। पेपर 2 में है क्योंकि उनको हमेशा से आदत रहती है 1,500 वर्ड्स के ऐसे लिखने की, मल्टी डायमेंशन ऐसे लिखने की, हमारा 750 में खत्म हो जाता है। पेपर 3 का जो अप्रोच है उनका यूजुअली एनालिटिकल आता है, हमारा कंप्लीटली फैक्चुअल होता है। और हो सकता है कि पबएड अगर उनको ऑप्शनल नहीं है तो उनको पबएड अलग से पढ़ना पड़े। सिमिलरली पेपर 4 फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है वो भी काफ़ी फैक्चुअल है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन आप ये देखिए कि आपका क्या एडवांटेज है। हमारा 50% सीजी है और हमारा जो ओरिएंटेशन है वो काफ़ी फैक्चुअल है। तो मुझे नहीं लगता है कि ना यूपीएससी वालों को कोई बहुत ज़्यादा एज है ना आपको कोई बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन विल ऑलवेज बी देयर। जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इम्ब्रेस करिए कंपटीशन में एंड ट्राई टू लर्न द बेस्ट फ्रॉम देम। हो सकता है पेपर 7 में आपको दिक्कत हो रही हो, और हो सकता है कि पेपर 7 कम्स नेचुरली टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट इवेंट्स में काफ़ी हैवी होते हैं। तो प्लीज़ उनसे हेल्प लीजिए, और अगर उनको ज़रूरत पड़ती है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पढ़ने की या कल्चुरी की किंग्स की क्रोनोलॉजी रटने में, तो आपने जो भी ऐसा कुंजी या की बना के रखा है प्लीज़ शेयर विद देम। म्यूचुअल एक्सचेंज करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। एट द एंड ऑफ द डे एक एग्जाम है और पॉजिटिव कंपटीशन रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है जी। ग्रेट। नीर, इन सब के अलावा एक लंबी जर्नी हम कह सकते हैं 17 ऑनवर्ड्स, जी जी, दो यू स्टार्टेड इन 18 जी उसके बावजूद भी इस लंबी जर्नी में काफ़ी अप एंड डाउन्स आए होंगे। कई सारे टीचर्स आपको पढ़ा कर निकले, कई सारे लोगों का मोरल सपोर्ट रहा, कई लोग फैक्चुअल सपोर्ट दिए होंगे, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम होते हैं। इवन दो पाथ के साथ ये जर्नी कैसी रही अप एंड डाउन्स के साथ, जी जी, जब से ज्वाइन किया और अब तक? जी जी, देखिए मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया, जैसे मैंने बताया सीसेट क्वालिफाइंग हो गया था। जी जी। तो पहले के 3 मंथ तो सीसेट ही पढ़ा। उसके बाद फिर जनवरी में जब स्टार्ट हुआ तो मैं कहना चाहूँगा कि लक्की साहू सर का जो CGS फैकल्टी थे, मेरे पहले टीचर रहे हैं वो, पाथ में उस समय पाथ में थे वो। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मुझे और उनका सपोर्ट थ्रू आउट जर्नी में बना रहा। प्लस जो एथिक्स जो डिस्प्ले किया प्रवीण सर ने, जो हिस्ट्री के फैकल्टी पाता है इस एकेडमी के, मेरे ख्याल से प्रवीण सर की जो क्लास थी वो एकदम टेक्टोनिक शिफ्ट थी मेरे CGPSC अप्रोच में। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के नोट्स तैयार करवाए, जिस प्रकार से उन्होंने आंसर्स को लिखवाने सिखाया, तो वो सेम अप्रोच मैंने अपने पूरे CGPSC जर्नी के दौरान कॉपी पेस्ट किया। और सर बहुत एफिशिएंट थे क्लास में, हमेशा टू द पॉइंट एकेडमिक बातें ही होती थी, कभी इधर उधर की बातें नहीं होती। तो ये जो सबकॉन्शियसली मैंने उनका जो वर्क एथिक था कि कैसे आप खुद के टाइम को और सामने वाले के टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जॉर्व किया। एंड मेरे पूरे जो आंसर राइटिंग का अप्रोच है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रवीण सर को जानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ओवरऑल इस टाइम पीरियड में कभी ऐसा भी लगा कि नहीं मैं कोचिंग नहीं करता, सेल्फ स्टडी करता तो मैं जल्दी कैच कर लेता? कई बार होता है, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग कोचिंग, बट कई बार होता है ना कि एक अप्रोच आती है दिमाग में कि क्या मैं अकेले भी, देखिए बहुत सारे लोग बिना कोचिंग के IAS बनते हैं, बहुत सारे लोग बिना कोचिंग के डिप्टी कलेक्टर भी बनते होंगे, बट अगेन जो एक स्मार्ट अप्रोच ओवरऑल किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो मिलती है शायद वो एक बेनिफिट, तो इस बारे में मैं कमेंट सुनना चाहूँगा। जी जी जी, देखिए पर्सनली मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब जनवरी 2018 में स्टार्ट किया था तो 2 महीने CGGS चला, फिर प्रीलिम्स हो गया। फिर यूजुअली क्या होता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का एक क्रैश कोर्स टाइप का यूजुअली कोचिंग्स निकालती हैं, तो मैंने उसी में गया था। तो फिर मार्च से लेके लगभग जून एंड तक मैंने कोचिंग अटेंड करी, लगभग 3-4 महीने। और उसके बाद अगस्त 2018 से ही नालंदा परिसर में मेरी सेल्फ स्टडी चली है। तो कोचिंग का जो रोल होता है मेरे हिसाब से वो बस इतना ही होता है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नो हाउ आपको बता दे, उसका एक फ्लेवर पकड़ा दें आपको, और उसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उससे आपको थोड़ा बहुत करवा दीजिए। और मेरे हिसाब से अब ऐसा जो क्वेश्चंस जैसे फ्रेम हो रहे हैं CGPSC में और जिस प्रकार से लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि एवरीथिंग कैन बी टॉट इन क्लासरूम। आपको खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी करना ही है। हो सकता है कि एक हेड स्टार्ट आपको मिल जाए कोचिंग के कारण, एक कंफर्ट जोन में चले जाए, मतलब एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता जो होती है प्रिपरेशन के टाइम में, मुझे लगता है वो दे देता है। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है, लास्ट में तो पूरा सेल्फ स्टडी ही चलता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात है कि ये तो मान कर चलिए कि जब तक खुद आप समुद्र में या नदी में नहीं उतरेंगे, तैरना नहीं सीखेंगे, तो ये वो समय है जब आपको ये देखना है कि हाँ मेरे अपने नोट्स प्रिपेयर हो गए, मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और फिर बैठिए और रम जाइए। देखिए डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ पर डेंजरस है,
चाहे वो कोचिंग हो, कोई किताब हो, कोई पर्सन हो। आपको ये देखना है कि आप कोचिंग से लर्न करके खुद कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद अपने पैरों पे। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपकी डिपेंडेंसी डेंजरस है। आप सोच कर देखिए कि करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर कोई आपको पढ़ा कर दे दे तब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये तो बहुत डेंजरस डिपेंडेंसी है। क्योंकि जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और कोचिंग आपके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में, जब आप कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं फिर आप वहाँ से कभी भी गिर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि एक सपोर्ट सिस्टम पकड़िए, वहाँ से तैयार कीजिए अपने नोट्स और स्ट्रैटेजी पकड़ के फिर रम जाइए। और रमने का मतलब ये हुआ कि फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं है। कई बार नीर ऐसा भी लगा होगा कि सोशल गैदरिंग में ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए, फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व हो गए, कई बार लगता है ना कि नहीं टाइम ख़राब हो रहा है। ये भी ऐसा आया होगा साल 2 साल में? सर इसका कम्प्लीटली रिवर्स आया था। अच्छा। मुझे लग रहा था मैं बहुत सारे सोशल गैदरिंग मिस कर रहा हूँ, दोस्त घूम रहे हैं, मुझे भी घूमना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्लीज एक बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे अब जॉब और पर्सनल लाइफ का बैलेंस होता है, मुझे लगता है कि एस्पिरेंट को भी मेंटेन करना चाहिए। एक पर्टिकुलर स्लॉट अलॉट कर दीजिए कि मुझे दिन में इतने पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है। और प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ। और जो एक ह्यूमन होता है वो सोशल एनिमल होता है, तो प्लीज गैदर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और CGPSC जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे पता है इतना तो वर्कलोड नहीं होता है कि आप अपने दोस्त के बहुत बड़े लाइफ इवेंट में ना जा पाए। गिवन कि अगले दिन एग्जाम नहीं है, तो अगर एक हफ्ते पहले भी है तो प्लीज गो। मुझे लगता है कि कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं, कुछ लाइफ इवेंट्स मिस करने के अपने दोस्तों के, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली मुझे टाइम मिला है, तो आई विल गेट बैक टू इट। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों चलिए अब आपके सवाल ले लेते हैं हम। सवाल मेरे पास आ गए हैं, सो देखें आपके कितने ढेर सारे सवाल हैं। डेफिनेटली आप लोग काफ़ी क्यूरियस होंगे और ये सवाल मुझ तक पहुंच गए हैं, तो आइए इन सवालों के देखते हैं। राहुल उवेजा का क्वेश्चन है, कंप्लीट सोर्स एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपने क्या किया था? कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, बाकी तो आंसर कर चुके हैं हम लोग। जी। जेम्स क्लियर की एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें वो हमेशा कहते हैं कि एक सिस्टम लास्ट लॉन्गर देन मोटिवेशन। तो मैंने एक सिस्टम बना लिया था अपने आजू बाजू, जैसे नालंदा परिसर की बात करी कि इतने टाइम मुझे जाना है लाइब्रेरी, इतने टाइम आना है, तो मेरा एक सिस्टम डिसाइडेड था। और वहाँ पे घुसते साथ मेरा एक स्विच ऑन हो जाता था कि अब मुझे पढ़ना है करके। तो प्लीज़ अगर आपका कोई रूम है, आपका कोई फ्रेंड्स हैं, तो इनके साथ आप एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को आप रिलीजियसली फॉलो करिए, एंड यही आपका मोटिवेशन ऊपर रखेगा। जी बहुत बढ़िया। क्रैकेट CGPSC ने पूछा है कि आपका मीडियम क्या था? जी मेरा इंग्लिश मीडियम था और सारे पेपर्स मैंने इंग्लिश मीडियम में ही दिए हैं। कई सारे बच्चे ये भी सवाल करते हैं, सर एक पेपर हम इंग्लिश में लिखें, एक हिंदी में। क्या आपके ग्रुप में किसी ने ऐसा किया है तो आप बता दीजिए। जी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। जी शाउट आउट टू पीयूष तिवारी जी, रैंक 19। उन्होंने शायद साइंस का पेपर इंग्लिश में दिया है, बाकी पेपर हिंदी में दिए हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2015 टॉपर ने भी शायद आर्ट ट्राइब कल्चर टूरिज्म वाला जो पेपर है, छत्तीसगढ़ कल्चर वाला, वो हिंदी में अटेम्प्ट किया था। तो जी बाइलिंगुअल जा सकते हैं, लोगों ने काफ़ी अच्छा सक्सेस करी है। जैसे मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड पीयूष तिवारी ने 19th रैंक सिक्योर करी है, तो आप बिल्कुल बाइलिंगुअल हो सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट हैं मोनाली गुहा, जो पाथ की स्टूडेंट भी हैं, UPSC को लेकर तैयारी कर रही हैं। उनका सवाल है डोंट्स क्या होने चाहिए? डूज तो सभी बताते हैं, डोंट्स पर फोकस चाह रही हैं वो। डोंट्स में सबसे पहला है डोंट बी ऑब्सेस्ड विद प्रीलिम्स। प्लीज डोंट बी ऑब्सेस्ड विद प्रीलिम्स। क्लियर नहीं हुआ, गेट इनटू मेंस, बी फोकस्ड ऑन मेंस। ये डोंट बी ऑब्सेस्ड विद प्रीलिम्स। बहुत सारे लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में पूछा है, तो बुक लिस्ट पर आई थिंक हम बाद में बात कर लेंगे, बिकॉज वो एक लंबी लिस्ट है। लैंग्वेज ऐसे पर बात हो गई हमारी। कितने मंथ लगे थे आपको मेंस के सिलेबस कवर करने में? आयुष शर्मा का क्वेश्चन है ये। जी ओके, ठीक ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मंथ पूछ रहे हैं। जी जैसे मैंने पहले बताया कि लेयर्स में चीज़ें बैठती हैं, तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स 2018 के रिजल्ट आने के पहले मेरा शायद पेपर 3 मेजरली प्रिपेयर्ड था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि पेपर 3 ही प्रीलिम्स होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट। अगर CGGS और पेपर 3 मिलाते तो मेजॉरिटी पार्ट बन जाता है। लेकिन उसके बाद जब सिलेबस चेंज हुआ था, तो मुझे लगता है कि लगभग मैं बोलूँगा गुड 8 to 9 मंथ्स तो लगते हैं आपको नोट्स बनाने के लिए। आशीष कुमार साहू नोट मेकिंग पर इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो आई थिंक आपने आंसर ऑलरेडी कर दिया नोट मेकिंग पर। महक गोयल का क्वेश्चन, सर फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, सब्जेक्ट्स भी
याद कैसे रखें, इतने सब को याद कैसे किया जाता है? महक गोयल का सवाल है। ओके ओके जी, मैं मानता हूँ कि फैक्ट्स बहुत ओवरवेलमिंग हो सकते हैं सीजीपीएससी में, स्पेशली अगर ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस नहीं कहा है। तो मेरा ये मानना है कि जितना भी रेपिटेशन हो सकता है, जो पॉपुलर फैक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो कभी ना कभी पर कैपिटा इनकम पूछ देता है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन पूछ देता है, तो प्लीज़ ये रिपीटेड डेटा आप याद रखिए। और जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, देखिए जो स्टेट सर्विस का एग्जामिनेशन होता है मोस्टली फैक्चुअल होता है नेचर, ये नेचर ही है। मतलब बोलते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो यूजुअली फैक्चुअली है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यूज टू हो जाइए, देर इज नॉट अ वेरी स्मार्ट वे अराउंड दिस। तो प्लीज़ भी कंसिस्टेंट, देखते रहिए उसको बार बार और वो याद हो जाता है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ, सीजी हिस्ट्री इतना ओवरवेलमिंग था कि मुझे लगा कि यार मेरे को रूलर्स याद नहीं हो रहे, डायनेस्टीज याद नहीं हो रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। आई वॉज ऑलवेज अबाउट टू लाइक गिव अप कि शायद गलत स्ट्रीम चूज कर लिया है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि दे आर लाइक फ्रेंड्स, लाइक ओल्ड लॉस्ट फ्रेंड्स, कि मेरे को सबकी याद है, सबकी क्रोनोलॉजी याद है, सबके अचीवमेंट्स याद है। तो मैं बस को यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ बी पेशेंट, प्लीज़ बी पेशेंट। कुछ चीज़ें वंस अगेन लेयर्स में सेटल होती हैं। टेक वन स्टेप एट टाइम, वन पैराग्राफ एट अ टाइम, वन फैक्ट एट अ टाइम, एंड प्लीज़ कीप वर्किंग। ग्रेट। मनीषा यादव का सवाल है, सर प्री में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने नेगेटिव मार्किंग में रखना चाहिए, प्लीज़ बताएं। मेरे टेस्ट सीरीज़ में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा आते हैं, इसका सॉल्यूशन बताएं। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स को लेके बहुत परेशान थे लोग। ठीक है, तो इसको देखिए, प्रीलिम्स इज़ लाइक अ पर्सन, हर साल यू मीट अ डिफरेंट पर्सन। जैसे एक साल था 2017 आई गेस, जिसमें जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स था पूरा इकोनॉमिक सर्वे डोमिनेटेड था। बिल्कुल ठीक। तो इकोनॉमिक सर्वे डोमिनेटेड है तो आपको वहाँ पे क्विक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो 2017 में लोगों ने क्या किया कि जो डेटा नहीं आता है उसमें गेस वर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। अब कैसे सेंस कर लेंगे कि 4.62 सही है कि 3.18 सही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और बाकी जो इजी पोर्शन है जस्ट डू दैट। उसके अगले साल ये हुआ कि पेपर थोड़ा रिलेटिवली इजी सेट हुआ, तो कट ऑफ गया 130 के आसपास। तो आपको भाप जाना चाहिए कि पेपर का नेचर थोड़ा इजी है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए। उसके अगले साल 2019 के प्रीलिम्स में ऐसा हुआ कि और ज़्यादा इजी सेट हुआ पेपर, तो उस पर कट ऑफ गया 140। तो मुझे लगता है कि वो आपको उसी टाइम स्ट्रैटेजी से करना है कि अगर पेपर इजी सेट हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा सा हाथ खोल के मारिए, और अगर पेपर थोड़ा टफ सेट हुआ है प्लीज़ बी कंजर्वेटिव। नाउ अगेन 2019 का प्रीलिम्स इंडिया जीएस बहुत टफ था, तो आपको उसमें समझ जाना चाहिए कि सीजी में गलती नहीं करनी है, और इंडिया का जो इजी पोर्शन है या तो उसको मैं लॉजिकली एलिमिनेट करके बना लूँ या तो मैं उसको फैक्चुअल नॉलेज से बना लूँ। फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन कैसे काम करता है, सिस्मोग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है 2019 में। तो सिस्मोग्राफ में एक स्टेटमेंट था कि दो सिस्मोग्राफ कैन बी एग्जैक्टली सेम। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कोई भी जो फिजिकल फिनोमेना होता है, फॉर एग्जांपल आपकी स्कूटी होगी, दैट्स अ गर्ल राइट, हाँ, तो आपकी स्कूटी होगी, तो अगर आप इसको 100 मीटर में एक्सलेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप भी जानती है कि दो पर्टिकुलर इवेंट्स में एग्जैक्टली सेम तरीके से आप गाड़ी नहीं ड्राइव करेंगे। तो उसी तरीके से दो एक्चुअल फिजिकल इवेंट्स के ग्राफ सेम नहीं हो सकते हैं कभी। तो आप उसको अगर एलिमिनेट करेंगे तो बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे और एक ऑप्शन बचा था। तो इस तरीके जो स्ट्रीट स्मार्टनेस जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अप्लाई करिए और हो सकता है कि आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए प्रीलिम्स में। बहुत बढ़िया। इसके अलावा राहुल चौधरी का सवाल है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें इफ़ दे हैव अराउंड 4 years? राहुल चौधरी का सवाल है। राहुल ब्रदर, आई विल जस्ट सीरियसली एडवाइस यू, एंजॉय योर ग्रेजुएशन, दैट टाइम इज़ नॉट गोइंग टू कम। और जो आने वाले साल होते हैं ग्रेजुएशन के बाद के, वो बहुत टफ होते हैं, और उस टाइम पे जो फ्रेंड्स आप बनाते हैं, जो मेमोरीज बनाते हैं, जो लास्ट में जो सेमेस्टर एग्जाम के 2-3 घंटे पहले जो आप पढ़ के जाते हैं और फिर जस्ट पास होते हैं, वो भी ग्रेस मार्क मिलने के बाद, दैट आर वेरी वैल्यूबल लेसन्स दैट टीच यू अ लॉट। द फ्रेंड्स एंड दैट मेमोरी दैट यू मेक इन ग्रेजुएशन आर वेरी 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 पर्सनल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई अप्रिशिएट कि आप बहुत स्मार्ट हैं अभी, कि आपको ने फिगर आउट कर लिया है कि आपको क्या करना चाहिए। मैं नहीं कर पाया था पर्सनली, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं कर पाया था, लेकिन ग्रेजुएशन लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए प्लीज़ प्लीज़। अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करें और प्लीज़ आराम से आइए, तैयार होकर आइए। सीजीपीएससी में मेरा भी क्लियर हुआ है और बाकी लोग का भी क्लियर हुआ है, आप आइए आराम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। जी, प्रक्षित दास का, सर आपने एनसीईआरटी पढ़ा था या नहीं, उनका सवाल है। जी, पर्सनली मैंने एनसीईआरटी नहीं फॉलो करी थी। देखिए, 2 ग्रेट डिबेट हैं स्टेट सर्विस में, स्टैंडर्ड सोर्स वर्सेस स्मार्ट सोर्स।
स्टैंडर्ड सोर्स जो होता है वो मानक तो होता है, लेकिन बहुत स्लोली आपको करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आपको जीडीपी बताते तक आपको 3-4 पढ़ने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप कोई स्मार्ट सोर्स उठाते हैं, किसी पॉपुलर कोचिंग का सोर्स उठाते हैं, तो पहली लाइन में आपको जीडीपी डिफाइन कर देता है। एंड यूजुअली सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं व्हाट इज जीडीपी, जो कि वो 4 लाइन वहाँ पे आप एग्जैक्ट पुट करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ बी स्मार्ट इन योर सोर्स सिलेक्शन। पूजा चौधरी, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करें? आई थिंक हमने आंसर कर दिया है। जी इंटरव्यू के ऊपर बातचीत हो गई। भोजराज जी का सवाल है, सर सीजीपीएससी में गुड रैंक सिक्योर करने के लिए मीडियम का कितना रोल रहता है? जी, ये बहुत ही लाइक हॉट डिबेट है और मेरे को बहुत ही केयरफुली अपने वर्ड्स मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉइन करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे हिंदी मीडियम टॉप 10 आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ बायस है। प्लीज़ वंस अगेन पॉजिटिव कंपटीशन है, डोंट बी कॉन्ट्राडिक्टरी, बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आपके फिलॉसफी के नोट्स बहुत अच्छे होंगे हिंदी में, प्लीज़ उसको समझाइए अपने इंग्लिश वाले दोस्तों को। हो सकता है वेस्टर्न फिलॉसफी इंग्लिश वालों का बहुत अच्छी होगी, प्लीज़ को सिंप्लीफाई करिए अपने हिंदी वाले दोस्तों के लिए। साथ रहिए, एक ही कंपटीशन है, एक ही पेपर सेट होना है और एक ही जर्नी से गुजरेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। संजना सिन्हा, प्लीज़ सर टेल मी अबाउट योर रिवीजन स्ट्रैटेजी, कि आप रिवीजन कैसे करते थे? देखिए, जैसे मैंने बताया लेयर्स में, तो लेयर्स में बैठती हैं चीज़ें। अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो वेस्टर्न फिलोसफर्स थोड़े हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, इंडियन फिलोसफर्स का भी हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं। तो रिवीजन का स्ट्रैटेजी यही है कि मैं ये करता था कि सबसे पहले फर्स्ट रिवीजन जो होता था मेरा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी रिवाइज कर रहा हूँ, तो पॉलिटी को फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद रिवाइज करूंगा। जैसे मैं आज रिवाइज करूंगा पॉलिटी में, तो हो सकता है मेरे को 1.5 से 2 दिन लग जाए इसको रिवाइज करते हुए, इन अ सस्टेनेबल मैनर, उतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते हुए। उसी को अगर मैं 1 हफ्ते बाद लूँगा तो हो सकता है 45 मिनट्स लगे। उसी को अगर मैं 5 दिन बाद लूँगा तो हो सकता है कि 30 मिनट्स लगे। फिर ऐसे ऐसे करके वो कम होता है टाइम। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आपका एग्जाम है तो मेक श्योर यू आर नॉट रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर रीडिंग इट फॉर द 5th टाइम। तो अगर आपका एग्जाम है, मान लीजिए अभी सितंबर चल रहा है, मान लीजिए आपका है अक्टूबर 30 को, तो आप मेक श्योर करिए एक साइकिल घुमाइए, एक चक्री बोलता है जिसको मैं, कि सब सब्जेक्ट को एक बार पढ़िए, फिर दूसरी बार पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए। हो सकता है फर्स्ट सर्कल कंप्लीट होने में आपको 10 तारीख 12 तारीख हो जाए, फिर सेकंड सर्कल कंप्लीट होने में आपको 20 तारीख हो जाए, फिर थर्ड सर्कल आप देखेंगे कि 23-24 तक कवर हो गया आपका, और उसके बाद जो फाइनली फोर्थ सर्कल है वो 27 तक हो जाएगा। फिर जो 30 को जो एग्जाम है तो 28-29 उसको डेडिकेट करिए और फिर ईजी हो जाता है रिविजन आपका। बसु इंडियन का क्वेश्चन है, सर आप एक दिन में कितने टाइम तक पढ़ा करते थे? जी जी जी, ये बहुत ही मतलब काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि देखिए, जो इफ़ेक्टिव स्टडी होती है वो मेरी 6 से 6.5 घंटे होती थी, लेकिन वो निकालने के लिए मुझे ग्रॉस लगभग 12 घंटे उस नालंदा परिसर में बिताने पड़ते थे। मैं यूजुअली 12 बजे 12:30 बजे दोपहर को पहुंचता था और रात को 12:30-1 बजे के आसपास घर वापस आ जाता था। तो मैं थोड़ा सा इनएफिशिएंट था। आई विल काउंट दिस एज माई वीकनेस कि मैं थोड़ा सा इनएफिशिएंट था, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। मे बी हो सकता है आपके पास स्मार्ट अप्रोच हो, लिमिटेड टाइम हो, तो मेक श्योर कि आप उसमें पढ़ें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक पोमोडोरी टेक्निक होती है, प्लीज़ इसको गूगल कर लीजिए, जिसमें 50 मिनट पढ़ते हैं और 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो मैंने ये फॉलो किया था और मुझे लगा कि अगर लॉन्ग सिटिंग में पढ़ना है तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो प्लीज़ गूगल इट। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने स्ट्रैटेजी की भी बात बता दी। और अनुश्री पांडे, आपका सवाल आई थिंक पहले ही आंसर हो गया है। सर प्लीज़ डू शेयर योर मेंस स्ट्रैटेजी, हैव यू अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन इन मेंस, हाउ टू डेल्ट विथ अननोन क्वेश्चंस? ओके, काफ़ी अच्छा सवाल है जो काफ़ी रिलेवेंट है, क्योंकि जिस प्राइस से 2019 और 20 का मेंस का पेपर सेटअप हुआ है, अनएक्सेप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पहले काफ़ी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते थे, एंड उस समय जो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो यूजुअली फॉलो करते थे हर कोई, वो भी वर्क करती थी। लेकिन अभी जैसे मैंने देखा मार्च वाले मेंस में और जुलाई वाले मेंस में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं, रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी यही है कि सब कुछ पढ़ना है, सबका कंसाइज नोट्स बनाना है। और क्या पार्ट था सर एग्जाम? अननोन क्वेश्चन, हैव यू अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस? ओके, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे सीआरपीसी को कोई धारा बोल दिया, आईपीसी पूछ दिया, कोई पर्टिकुलर लॉ का कोई सेक्शन पूछ दिया, तो वो तो मैं ब्लैंक छोड़ देता था कि वहाँ पे प्रिटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूजुअली जैसे अगर एक क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू यूज नीम एज इंसेक्टिसाइड या कुछ पेस्टिसाइड क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो फिजिकली पॉसिबल हो सकता था, जो हाउ टू डील विद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पत्ते के साथ जो भी फिजिकली पॉसिबल हो सकता था ह्यूमन वर्ल्ड में, मैंने किया उसको पेस्टिसाइड बनाने के लिए। पहले पत्ती तोड़ ली, फिर उसको सुखा दिया,
फिर उसका पाउडर बना लिया, फिर उसको जला के धुआं कर दिया उस पर्टिकुलर गोडाउन स्टोरेज स्ट्रक्चर में। तो इस टाइप की क्या कहेंगे स्ट्रीट स्मार्टनेस मैंने वहाँ भी दिखाई थी। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में प्लीज़ ट्राई टू गिव रेलिवेंट एंड लॉजिकल आंसर्स। जी। महमूद्दीन का क्वेश्चन है कि बीच बीच में नई जॉब्स आ जाती हैं तो उस पर मैं फोकस करना शुरू कर देता हूं, तो आपने कभी ऐसा हाँ किया? ये ओके, ये जो आप बता रहे हैं जैसे अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं, तो ये वनडे एग्जाम होते हैं, ये ग्रेवयार्ड ऑफ योर CGPSC मेंस होते हैं। सीधी सी बात। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन में और आपको पता है कि आपसे ज़्यादा एलिट कंपटीशन है, आपको आधे ज़्यादा सब्जेक्ट पते भी नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वनडे एग्जाम्स में इन्वेस्ट करना उतना अच्छा डिसीजन होगा। प्लीज़ शुरू के 8 महीने 9 महीने 10 महीने प्लीज़ गिव इट टू योर सेल्फ और बह मत जाइए। कोई बहुत ही अच्छी पोस्ट आ रही है, यूजुअली मार्केट में क्या ऑफर रहती है कि भाई ये पोस्ट 8 साल पहले आई थी, बहुत अच्छी पोस्ट है, लाइफ सेट है इसमें, लेकिन है 2 ही पोस्ट। तो अपने रियलिस्टिक चांसेस असेस करिए कि अभी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मेरा शायद मैथ्स वीक है, उस एग्ज़ाम में मैथ्स हैवी है, शायद मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज़ स्टिक टू मेंस, ट्राई टू स्टिक टू मेंस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टिक टू मेंस। जी। क्वेश्चन ये भी है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? पर्सनल क्वेश्चंस। सो एनीवेज दोस्तों, देखिए ऐसे सवाल हैं जो जीवन में सभी के कोई ना कोई साथी तो होता ही है ना, और वक्त की बात है कि आपके भी जीवन में, हाँ, लेकिन यदि बीइंग अ टीचर यदि मैं इसका आंसर करना चाहूँ तो पहले शायद फोकस ज़रूरी है एग्ज़ाम पर, उसके बाद फिर देखिए DC बनते ही मुझे लगता है ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आएंगे आपके पास, वो फिर काम मम्मी पापा पर छोड़ सकते हैं आप, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सौरभ घोष, व्हाट वाज योर बेस्ट सब्जेक्ट? बेस्ट सब्जेक्ट यार देखो ऐसा है सौरभ जी की मतलब कुछ सब्जेक्ट तो बहुत ही स्ट्रगलिंग होते हैं। मतलब ऐसा हुआ था कि फिलॉसफी जब मैंने पहली बार पढ़ा था, लाइक मुंह से झाग ही निकल गया था मेरे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ऐसा था कि फेवरेट कंफर्टेबल सब्जेक्ट बोलेंगे तो यार मेरे को करंट अफेयर काफ़ी पसंद था, जो कि एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी मेरा स्टैटिक पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन डेली न्यूज़ में मिल जाता था कि ये हो रहा है, कि भाई रेपो रेट ये हो गई है, कि नई स्कीम निकल आई है, कि ग्रोथ रेट इतनी निकली। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर वाज समथिंग कि मैं रिलीजियसली फॉलो करता था। ऐसे कई दिन आते थे जब मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन अगर करंट अफेयर ना पढ़े तो वो दिन अधूरा सा लगता था। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं खासकर CGPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ सुबह ही उसको पढ़ने की कोशिश करिए। तेजाऊ राम साहब का क्वेश्चन है कि सर इंग्लिश कितना ज़रूरी है प्लीज़? सर मेरा हिंदी मीडियम है, डर लगता है कि हिंदी मीडियम में नहीं होगा करके। जी देखिए इसका आपको मैं रिवर्स पैराडॉक्स बताता हूँ। प्रशासन में छत्तीसगढ़ में जो भी काम चल रहा है वो हिंदी में ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंदी इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और जितना भी काम हो रहा है शासन का, प्रशासन का, वो हिंदी में ही चल रहा है, और आपको भी पब्लिक डीलिंग जो करनी है वो हिंदी में ही करनी है। यस, हो सकता है कि आपको लगता हो कि इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्ध हिंदी में डील करने वाले कई लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ही वाइब्रेंट होती है। अभी भी हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये नायरो माइंडसेट है कि हो सकता है कि एक लैंग्वेज को काफ़ी एलिट माना जाता है और एक लैंग्वेज को शायद कॉमन माना जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इंटेलेक्ट होता है किसी भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। जहाँ तक CGPSC मेंस पर्सपेक्टिव से है, मेरा यही अप्रोच होगा कि जो इंग्लिश को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो पास्ट ईयर पॉपुलर क्वेश्चन है, कंजक्शन से, प्रीपोजिशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, उनको अच्छे से रट लीजिए, एंड बहुत चांसेस हो सकते हैं कि वहीं से क्वेश्चन आए। तो आपका जो सो कॉल्ड डिसएडवांटेज है वो इतना आपको पीछे नहीं ले जाएगा, एंड यू विल डू गुड इन इंग्लिश सेक्शन ऑफ लैंग्वेज पेपर। ग्रेट। Then Sunil Singh, I'm PSU banker and want to work for a state. I passed out in 2009. Can I start it? I'm 34-year-old right now. जी देखिए ऐसा है कि जो अपर एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। अब मुझे लगता है कि इट्स नेवर टू लेट। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट करी थी, एंड उसके बाद भी मेरे को आइडिया नहीं था। इसके पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रेजुएशन ईयर में ही तैयारी करना चाह रहे थे। यस, लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं और काफ़ी स्मार्ट होते हैं अपनी फ्यूचर चॉइसेस को लेके, लेकिन अगर आप अभी शिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत ही ओपन है, बहुत ही मैं कहूँगा कि काफ़ी ओपन कंपटीशन है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। बट सिंस आपने मेंशन किया कि यू आर 34 ईयर्स ऑफ एज एंड यू आर ऑलरेडी इन अ प्रोफेशन, तो मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली से डिस्कस करिए, एंड इट्स अ वेरी वेलकम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एंड जितने भी लोग हैं
मुझे लगता है सबका इक्वल चांसेस है इसको क्रैक करने का, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। तुलेश्वर कुमार यादव, मुझे यूपीएससी और सीजीपीएससी में कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ टेल मी सर, मुझे यूपीएससी करना चाहिए कि नहीं? मुझे आईएएस बनना है बट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ठीक नहीं है। ओके ओके तुलेश्वर कुमार यादव जी तुलेश्वर जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी का एक सेल्फ इमेज होता है और उसको सब पता रहता है कि उसकी एबिलिटीज़ कितनी है। अगर आपको लगता है कि आपका जो एबिलिटी है वो यूपीएससी के लिए है और उसके नेसेसरी स्किल्स आपके हैं और आपको बहुत इच्छा है कि आप डेडिकेशन से उस फील्ड को परस्यू कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि कईयों की बहुत विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। और यही ग्रेटनेस है ये सिविल सर्विसेज की कि हर किसी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बहुत बढ़िया। तो प्लीज़ अगर आपका जो भी डिसीजन है, फैमिली से बात करिए, उनसे सपोर्ट लीजिए एंड प्लीज़ गो फॉर इट। नेवर गिव अप का क्वेश्चन है सर, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया? ओके देखिए, मेंस जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसका सबसे बड़ा जो मिथ है, मुझे लगता है कि अभी भी कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि जो पेज होता है मेंस आंसर राइटिंग का वो लैंडस्केप होता है, बट एक्चुअली में वो पोर्ट्रेट ही होता है, क्योंकि साइड में मार्जिन्स बने होती हैं और आजू बाजू जो मार्जिन्स छोड़े जाते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए छोड़े जाते हैं। तो जी मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने लाइन्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास, 2 मार्क्स के लिए 4 लाइन होता है, 4 मार्क्स के लिए 7 लाइन होते हैं, 8 मार्क्स के लिए लगभग 14 होते हैं, 10 के लिए 15-16 के बीच में होते हैं और 15 मार्क्स के लिए 17 से 19 लाइन होती हैं। तो अपने आप जो भी रेगुलर कॉपी आप यूज़ करते हैं उसमें ऐसे मार्जिन खींच लीजिए और उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स जो अलॉटेड है उस क्वेश्चन के लिए जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप रफ प्रैक्टिस करिए और रिव्यू करवाइए। तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी मेंस आंसर राइटिंग की। ओके। स्वप्निल ने पूछा है कि सीजीपीएससी यूपीएससी कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? ओके ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन है। देखिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो दोनों एग्ज़ाम कर रहे हैं एंड इसमें जो फेमस हिंदी का कहावत है कि 2 नाव पे सवार, नहीं तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं आपको बोलूँ तो आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि इन दोनों का जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ओवरलैप करता है एंड फॉर एग्जांपल अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स है 10 तारीख को यूपीएससी के, तो मुझे लगता है कि एक ही नाव पे सवार होइए एंड मेक श्योर कि वो नाव आपको समुद्र पार करवा दे। बहुत बढ़िया जी। इसमें एक सवाल कि क्या आपने कभी यूपीएससी प्रिपेयर किया है? बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, खासकर इसमें भूमिका ने पूछा है, इसके बाद सौरभ, भूमिका का सवाल है कि क्या आपने यूपीएससी प्रिपेयर किया है? जी नहीं, मैंने कभी यूपीएससी प्रिपेयर नहीं किया है, बल्कि अभी मेंस देने के बाद, सेकंड वाला मेंस देने के बाद जुलाई के बाद मैं थोड़ा बहुत पास्ट ईयर क्वेश्चन पलटा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे मेंस ठीक गए हैं, तो मे बी अगर कुछ हो जाता है तो मैं देखूंगा। तो बस मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट पास्ट ईयर क्वेश्चंस अभी, तो इतनी नॉलेज है मुझे यूपीएससी के बारे में। आईएएस बनना है? ऐसा क्वेश्चन आया क्या? ये आपका सवाल है? ये मेरा सवाल है सर देखिए, क्योंकि आएगा कोई ना कोई पूछेगा। देखिए अभी तो सर अभी मुझे लगता है कि आई बिलीव इन गिविंग इट बैक, तो मुझे लगता है कि ये जो मुझे रैंक 1 हासिल हुआ है इसमें पूरा जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, फेसबुक के थ्रू, आपके क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस के थ्रू, आप सबका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं रखा है, तो आई बिलीव इन गिविंग यू समथिंग बैक। तो मेरे में जितने भी एक्सपर्टीज़ है स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग को लेके, तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास होंगे मैं आपसे शेयर करूंगा। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे हैंडल करना है, मेरी बुक लिस्ट क्या आती है, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीने आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू यू गाइस, एंड इसके बाद मैं देखूंगा कि अपने लाइफ के साथ मैं कहाँ प्रोग्रेस करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। युगल किशोर, सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ? देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। मैथ्स प्रीलिम्स में सीसेट में कई लोगों के सीसेट में रुका है, प्रीलिम्स अच्छे जीएस पेपर 1 में अच्छे नंबर होने के बावजूद, मेंस में 50 नंबर है मैथ्स के, और मेरा जो कहीं ना कहीं मेरिट बना है 161 इन पेपर 4 वो भी मैथ्स पे बेस्ड है। आप वनडे एग्ज़ाम देंगे, व्यापम का हो या सीजीपीएससी का हो, इसमें भी मेंस को वेटेज दिया गया है। तो मुझे लगता है कि मेंस अगर मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी सी कमज़ोर है तो यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। क्लास 10 की बुक उठाइए, पॉपुलर सोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब में अथाह लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से मैथ्स समझा सकते हैं। तो मैथ्स को अपनी एबिलिटी बनाइए, उसको डिसेबिलिटी मत बनने दीजिए, क्योंकि सीजीपीएससी में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मैथ्स इंक्लूसिव हैं, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। होमेंद्र साहू का सवाल है, सर मोबाइल एंड सोशल मीडिया के ऊपर आपके कमेंट्स चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया कि शुरू के घंटे में करंट अफेयर ही पढ़ता था, तो ट्विटर में मैंने 2 गवर्नमेंट हैंडल्स फॉलो करके रखे हुए थे,
तो मुझे लगता है कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक है, और फेसबुक में जो CGPSC का ग्रुप है जो हर रिजल्ट के बाद, हर डिबेटेड क्वेश्चंस के बाद एकदम उफान मारता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हेल्दी अनहेल्दी हर प्रकार के डिस्कशन का पार्ट आपको बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिटी क्या सोच रही है, CGPSC में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है इसको हिंड्रेंस मत लीजिए, उसको एज अ वर्किंग टूल यूज़ करिए। इंस्टाग्राम में हो सकता है कि ऐसे कोई सिविल सर्वेंट हो जिनको आप फॉलो करते हो, तो अपने पर्सनल लाइफ के कुछ स्निप्स आपके साथ शेयर करते हो, तो वो भी एक मोटिवेशन का फैक्टर बनती है। यस, अब हो सकता है कि आप कुछ नॉन एकेडमिक रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एक हिंड्रेंस हो। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि दिस एग्जामिनेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट एंटायर लाइफ। तो प्लीज बी ह्यूमन। अगर आप यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, अच्छे से यूज करिए, रिस्पॉन्सिबली यूज करिए, एंड मेक श्योर कि वो सोशल मीडिया एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है। सीमा भारती सर, सिलेक्शन के बाद कैसी फीलिंग आती है? देखिए सीमा जी, ऐसा है कि वो जो फीलिंग होती है स्पेशली रैंक 1 की, वो तो सिंक इन होने में अभी भी टाइम हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे को रियलाइज़ हुआ है, मैं अभी भी वैसे ही हूँ जैसे परसों नरसों था बिना रैंक के। तो अभी तो ये फीलिंग सिंक इन हो रही है। यस, बहुत अच्छा फील होता है, आपकी फैमिली प्राउड होती है, आपके फ्रेंड्स अलग से ट्रीट करते हैं। पहले आप उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते थे तो कुछ नहीं होता था, दोबारा कॉल आ जाता था। लेकिन अब ऐसा होता है भाई बड़ा आदमी बन गया इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इस टाइप के भी टॉन्ट्स सुनने को मिलते हैं। तो काफ़ी हैप्पी मोमेंट है। लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो आई एम द सेम गाय दैट आई वाज बिफोर रैंक 1। ग्रेट, होना भी यही चाहिए। विष्णु का सवाल है, मेंस के लिए अभी सितंबर से तैयारी करें तो क्या CGPSC 2021 पॉसिबल है? CGPSC 2021, जी जी, ये डिपेंड करता है सर कि आपके नोट्स कितने तैयार हैं। अगर नोट्स नहीं भी तैयार है, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर चुकी है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका पेपर 3 और कुछ पेपर 4-5 का पार्ट प्रिपेयर होगा, और खासकर CG का पोर्शन प्रिपेयर होगा। तो मान के चलिए कि अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी करके रखी है तो आपका CGS का पोर्शन प्रिपेयर्ड है, पेपर 3 प्रिपेयर्ड है, और लैंग्वेज और एसए को आप थोड़ा सा होल्ड पे डाल दीजिए, उसको मार्च के बाद भी मैनेज किया जा सकता है। बाकी 3 से लेकर 7 तक जितने पेपर है इनके आप नोट्स बना लीजिए, इनके मेंस टेस्ट सीरीज में आपके जो नोट्स है उसको अप्लाई करके देख लीजिए, और जितने नेसेसरी करेक्शंस है वो आप कर लीजिए। और मार्च के बाद अगर होपफुली आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो लैंग्वेज और एसए पे आप फोकस कर सकते हैं। सोनू अंजलि, इंटरव्यू इंग्लिश में था या हिंदी में था? देखिए CGPSC जो इंटरव्यू होते हैं वो यूजुअली हिंदी में ही होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ चॉइस ऑफ मीडियम नहीं दिया जाता है हमको। तो बाइलिंगुअल ही चलता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसी टाइप का इंटरव्यू होता है। सौरभ घोष सर, इट्स कंपलसरी टू रीड अ न्यूज़पेपर और नॉट? इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल कि हम न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं तो यही एडवोकेट करूँगा, क्योंकि देखिए लास्ट में बहुत सारे पॉपुलर मैगजीन्स आते हैं मार्केट में, देयर इज़ नो डिनाइंग इन दैट, और उसमें आपका प्रीलिम्स में भी आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन अगर किसी न्यूज़ को आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, वो आपके आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है। प्लस जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते रहते हैं तो उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट होता है वो तुरंत रिकॉल होता है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पॉपुलर 2-3 मैगजीन रट के चले जाएंगे तो आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेंस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है करंट इशू की, जो मल्टी डायमेंशनलिटी होती है, जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका तभी दिखेगा जब आप रेगुलर किसी चीज़ को इन ट्रांजिशन फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ डेली रीड न्यूज़पेपर रिलीजियसली। इसके अलावा डज हैंड राइटिंग मैटर्स, प्रज्ञा कश्यप का सवाल है। देखिए हैंड राइटिंग का तो मैं हमेशा लोगों को प्लेफुल यही कहता हूँ कि कैलीग्राफी और इंडस वैली के बीच का एक स्वीट स्पॉट होता है, वो आप हिट करिए। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी हैंड राइटिंग बेयरली रीडेबल है, लेकिन वो भी बहुत ही टॉप रैंक, सिंगल रैंक से सर्विस में है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मान लीजिए इलेजिबल है, तो मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू कंपनसेट इट विथ नीटनेस बाय मेकिंग चार्ट्स, एंड एटलीस्ट पहली लाइन तो अच्छे से लिखिए करंट अफेयर के आंसर्स में। बहुत बढ़िया। अपर्णा चटर्जी का सवाल है कि सर क्या मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने पर प्रीलिम्स कवर हो जाएगा? आई थिंक जी ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो लास्ट का एज होता है जिससे कट ऑफ निकलता है वो करंट अफेयर का होता है। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर डिफेंस एक्सरसाइज कौन से कंट्री के बीच में हुई, पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट किसका हुआ, इस इलेक्शन में इस सीट से कौन विजेता था, ये पर्टिकुलर स्कीम कौन से डेट में आई, पर्टिकुलर ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो ये जो एड पॉइंट्स है ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। तो मुझे लगता है कि मेंस से प्रीलिम्स ऑलमोस्ट 75-80% कवर हो जाता है, लेकिन जो लास्ट का 20% जो आपको कट ऑफ क्लियर करवाता है वो उस सीजन में ही आपको रटना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से पानी मिला क्या? तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेप अप करके आप कर सकते हैं।
दोस्तों आप लोग सवाल पूछते रहिए। एक दो क्वेश्चन है उनका आंसर तो मैं भी आशीष गुप्ता ने कहा है सर आप CGPSC 2020 में भी टॉप करेंगे सर, तो डेफिनेटली शुभकामनाएं तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि अभी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और गोविंद श्रीवास आपके सवाल का ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि कोई और भी एग्ज़ाम आपने प्रिपेयर किया था, तो नहीं कहा उन्होंने। इसके अलावा जो सवाल है आशुतोष भारद्वाज का, डू यू वांट टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी? जैसे मैंने पहले बताया कि ए पॉलिटिकल रही है एंड यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट। ओके ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम। काफ़ी देर से हम बातचीत कर रहे हैं तो नीर को गले में खराश हो रही है। हम लोग तो टीचर हैं, रोज़ बात करते रहते हैं, है ना। सो कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसमें मैं बात कर लेता हूँ आपसे। प्रियंका ठाकुर जी, सर आपने लिखा है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर की जिम्मेदारी के साथ क्या मैं पेपर दे सकती हूँ और सफल हो सकती हूँ? तो मैं आंसर कर देता हूँ, तब तक नीर को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। देखिए प्रियंका जी, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने 38 ईयर्स 39 ईयर्स में प्रिपेयर करके अपना सिलेक्शन लिया विद फैमिली, मतलब बच्चे भी हैं, पूरा परिवार है, सास ससुर हैं, हस्बैंड हैं, सबको साथ लेते हुए प्रिपरेशन किया है लोगों ने और एग्ज़ाम निकाला है। हमारी एक छात्रा रही हैं अंजू कुमार, और उन्होंने इस एग्ज़ाम को 2012 में क्रैक किया एट दी एज ऑफ 37 ईयर्स, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर, एंड देन अभी वो अकाउंट ऑफिसर हैं और वो एंजॉय कर रही हैं अपनी लाइफ। तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। रोशन लाल जी, आप 33 के हैं तो आप CGPSC दिला सकते हैं, बिल्कुल दिला सकते हैं, अप टू 40 ईयर्स दिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और आराम से दे सकते हैं। आप प्रिपरेशन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत, वेट मत कीजिए। और खेमराज देवांगन सर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितने आर करें? आई थिंक ये डिपेंड करता है, कोई लिमिटेशन इस पे नहीं है, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं है। आप पढ़ने के बाद देन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर अपने, लेकिन एटलीस्ट एक ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए जिसमें आप एक दिन में 6 आवर्स बैठ कर लिख पा रहे हो। मे बी टेस्ट सीरीज़ आपको हेल्प करे, मे बी दोस्तों के साथ लिखिए, मे बी आप घर पर प्रैक्टिस करें, जैसा भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। कुणाल चंदेल, अभी पोस्टिंग नहीं हुई, अभी रिजल्ट्स आए हैं, पोस्टिंग बाद में आएगी, मे बी शायद आपको जानकारी नहीं होगी। और इसके अलावा ऐसे फ्रेमिंग के बारे में ये एक क्वेश्चन ठीक है, आर यू एबल टू हैंडल राइट नाउ? ऐसे गला ठीक है, वही देख रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। शुभम जगत जी जी, क्या ऐसे हाँ, ऐसे फ्रेमिंग के बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, ऐसे में उतनी तो एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट फिर भी जो मैंने जनरल जो फ्रेमिंग होती थी वो ऐसा होता था कि पहले आपको अच्छा इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आप कोड से बना लीजिए, कोई इंडाइसिस से बना लीजिए, कोई करंट अफेयर से बना लीजिए, या फिर मैंने संस्कृत श्लोक भी यूज़ करने की कोशिश करी है, तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर जो क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके कॉजेस, उसके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो, और आपके साइड से जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको डालिए, और कंक्लूड करके ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। जो फ्रेमिंग है ऐसे की काफ़ी कंसाइज रखिए, 750 वर्ड्स हैं, और फ्रेम करते साथ ही वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए चीज़ों को, एंड ट्राई टू पुट फैक्ट्स, बी मल्टी डायमेंशनल, और स्टार्टिंग और कंक्लूजन काफ़ी कैची और कन्विंसिंग रखिए जी। ओके, सूरज जांगड़े जी, आपका सवाल फिर उसी मुद्दे पर आ गया है। तो देखिए, गर्लफ्रेंड होना कोई कंपल्शन नहीं है किसी प्रिपरेशन के लिए, है ना, और डेफिनेटली ये मुद्दा ऐसा है, ये पर्सनल होना चाहिए, और ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो पब्लिकली इस मुद्दे पर डिस्कशन शायद उचित नहीं होगा, है ना। और देखिए, यदि आपके जीवन में मित्र हैं तो अच्छी बात है ना, मित्रों का सहयोग मिलता रहता है, चाहे महिला मित्र हों, पुरुष मित्र हों, या और किसी तरह के मित्र हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी पर फोकस रखें। और लड़का पूछ रहा है लड़की नहीं, लड़के का सवाल है। हाँ, अरे भाई क्यों परेशान हो रहे हैं? पहुंचे भाई, काहे ऑकवर्ड कर रहे हो? सर, एक बार में कितने विषय को रिवीजन करना चाहिए, कितनी बार एक विषय को रिवीजन करना चाहिए? दुष्यंत वर्मा का सवाल है। देखिए, ऐसा होता है कि CGPSC में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इनका जो आपके माइंड में जो इनका लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी कम होता है, स्पेशली अगर इंडियन हिस्ट्री जैसे टॉपिक कर लिए, तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। इंडियन हिस्ट्री काफ़ी वॉलेटाइल होता है, लैंग्वेज काफ़ी वॉलेटाइल होता है,
और वहीं आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉलिटी थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मोर और लेस आर्टिकल के अलावा आपको ब्रॉड प्रोविजंस पता होते हैं। तो मुझे लगता है प्रायोरिटी बेसिस में देख लीजिए, जो जल्दी भुला जाते हैं उनको बार बार रिवाइज करिए, और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स को आप क्या ही रिवाइज करेंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, आपके किसी बैकग्राउंड में है तो बायो छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आती है सबको, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने स्किल्स के हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज करिए तो हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, क्लोजिंग किया जाए। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन डन। तब तक हम गले को आराम दिलवा देते हैं। बाकी देखिए, ग्रुप स्टडीज़ पर बात हुई है दोस्तों। जितने भी छात्र आप अभी देख रहे हैं इस ये वीडियो कुछ देर में अपलोडेड आपको दिखाई देगी, तो एक बार फिर से देखिएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर हमने पहले ही लगभग बात कर ली है, तो अननेसेसरी रिपीटेशन का कोई अर्थ नहीं है। और दूसरी चीज़ कि इन सभी मुद्दों पर एक दिन में आप आंसर ढूंढेंगे और एक दिन में कोई कंक्लूज़न निकालेंगे तो शायद वो भी किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं, बट फिर भी लगभग बहुत सारे सवालों को मैंने पूछ लिया आपके एंगल से, फिर आपके ढेर सारे सवाल आ ही चुके हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल का अलग अलग फॉर्मेट है प्रिपेयर करने का। यदि मैं 13 टॉपर की बात करूं, विनय अग्रवाल तो यूपीएससी का मेंस भी दे रहे थे, सीजीपीएससी टॉप कर गए। हिमांचल साहू 16 टॉपर, यदि उनकी बात करूं तो उन्होंने मेंस दिया यूपीएससी का और सीजीपीएससी टॉप कर गए। इसके अलावा फिर आप देखें कि प्रशांत कुशवाहा 17 टॉपर, सो आकाश शुक्ला जी इस बार रैंक 9 उनका यूपीएससी इंटरव्यू। सो यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो दे रहे हैं, बट ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप यूपीएससी प्रिपेयर करके सीजीपीएससी में आएंगे। आप सीजीपीएससी में अच्छा पढ़िए, सीजीपीएससी आप टॉप कर जाएंगे। क्लियर है? तो कोई भी फॉर्मेट, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि नीर ने जो किया वही आप करेंगे तभी आप को टॉपर हासिल होगा, टॉप रैंक हासिल होगी, ऐसा नहीं है। आपके पास और भी बेस्ट मॉडल हो सकता है, आप प्रिपेयर कीजिए। यदि बीइंग अ टीचर हमने कोई मॉडल बताया तो उसके और भी मॉडल हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। कोई भी चीज़ दुनिया में फिक्स नहीं है कि हाँ यही एक मॉडल है जिससे हम आईएएस बनेंगे। ना कोचिंग फिक्स है, ना शहर फिक्स है, ना मॉडल फिक्स है। सभी टीचर अपनी ओर से बेस्ट प्रयास करते हैं पढ़ाने का। अलग अलग कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग टीचर मार्गदर्शन दे रहे हैं। एक छात्र अपने करियर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी का इंटरव्यू मार्गदर्शन अच्छा लगता है, किसी के सीजीजीएस अच्छे लगते हैं। ये डिपेंड करता है। आपको ये देखना है अल्टीमेटली कि आप पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप एक जगह आएँ और वहाँ से 100% आप आईएएस बन के या डिप्टी कलेक्टर बन के निकलें। बहुत सारी चीज़ों को आप रेफ़र करते हैं। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति के कोटेशन ही आपको बहुत मोटिवेट कर जाते हैं और पता चला कि वहीं से आपने बहुत अच्छा ऐसे लिख लिया। तो दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत सारा कंटेंट है, आपको वहाँ से निकालने की कला आनी चाहिए। बट ये मत भूलिएगा कि टाइम आपने जो लगाया नीर ने, उसके तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रात का जादू नहीं हो सकता। मेहनत है, कड़ी मेहनत है, कंसिस्टेंसी। बिकॉज मैं जब से नीर तैयारी कर रहे हैं तब से ये तो मुझे ध्यान है कि ही वॉज वेरी फोकस्ड। पूरे ग्रुप की बात करता हूँ मैं, क्योंकि नीर का जो ग्रुप है या और भी नीर के जो साथी हैं, वो पूरा ग्रुप पाथेइस एकेडमी के परिवार जैसा है और उनके सभी छात्रों को मैंने देखा है कंसिस्टेंसी के साथ। इनफैक्ट विवेक गांगुली की एक पुरानी वीडियो भी है यूट्यूब में, आप देखेंगे तो उस बच्चे को मैं मानता हूँ जहाँ से उसने शुरू किया था, तो राइटिंग को बहुत टेढ़ी मेढ़ी करके विवेक लिखा करता था। मैं अक्सर टोकता था, इसको सीधे करो सीधे करो। फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि आज वो बच्चा जॉब में है और एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 जॉब का उसके पास मतलब वो लाइन लगा लिया था उसने। ठीक है, सीजीपीएससी आप कभी क्रैक करते हैं, नहीं होता, वो पार्ट ऑफ टाइम है। और भी छात्र हैं पाथेइस एकेडमी के या दूसरे कोचिंग के जो अपनी ओर से बेस्ट प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपसे नहीं निकलेगा। आप अपना 100% दीजिए। नीर ने भी वही किया है। सबके अपने अपने मॉडल हैं। आपको नीर का मॉडल अच्छा लग रहा है, नीर को फॉलो कीजिए, वो आपसे बाद में और भी इंटरेक्ट करेंगे। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ें। अब आपको लगता है कि मुझे 6 बजे से पढ़ना चाहिए रात 10 बजे तक, इन्होंने 12 बजे दिन में शुरू किया, रात 12 बजे तक पढ़े। इट्स ओके, मतलब आपका अपना भी मॉडल हो सकता है। आपको लगता है रात में जाग सकते हैं तो नीर की तरह 12 बजे उठ कर आइए वहाँ से, राइट। और पढ़ाने के वक्त आपका दिमाग कहाँ पर फोकस कर रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है। लैंग्वेज पर हमने बात कर ली, लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखता। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाए, और आई थिंक नीर ने बेहतर कम्युनिकेट किया, इसलिए उनके हर पेपर में 120, 121, 37, 161 इस तरह के मार्क्स आए, मतलब जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स हैं।
डेफिनेटली वो एक दिन का कमाल नहीं है दोस्तों, आपको बहुत सारा मतलब वो जो चीज़ें हैं ना, शायद वो 1 घंटे 2 घंटे में हम बता नहीं पाएंगे, या नीर भी नहीं आपको कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या किया, बट फिर भी और भी सेशंस हम कर लेंगे। आज बहुत लंबा सेशन ना करते हुए और भी सेशंस पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें एक बार आंसर राइटिंग और इन सब चीज़ों पर भी बातचीत कर लेंगे दोस्तों। तो आज हम नीर को फिर से ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। बचपन से लेकर आज तक शायद बहुत सारे शिक्षक उनके जीवन में होंगे, स्कूल कॉलेज कोचिंग के टीचर्स, बहुत सारे साथियों का कंट्रीब्यूशन रहा होगा, माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहनों का प्यार, उनकी मदद, और इन सब को मिलाकर दोस्तों इस सृष्टि में आप कोई सफलता प्राप्त करते हैं। तो इन सभी का योगदान हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में एक व्यक्ति भी आपको सिखा कर जाता है तो जाता है, और डेफिनेटली नीर ने अपनी ओर से कृतज्ञता जाहिर कर दी है। डेफिनेटली ये जब सक्सेस मिलती है तो लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा आदमी हो गया है ना, और अब हमें टाइम नहीं देगा, ऐसा नहीं है। उनकी व्यस्तता को आपको समझना होगा, क्योंकि सभी फ़ोन करके बुलाएंगे, स्कूल वाले बुलाएंगे, कॉलेज वाले बुलाएंगे, सभी जगह उनको जाना है, तो उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं। बट डेफिनेटली जो मेरा विश्वास है कि नीर एक बहुत अच्छे प्रशासक होंगे और बहुत अच्छे इंसान हैं, डेफिनेटली प्रशासक भी बहुत अच्छे होंगे। नीर ढेर सारी शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई फाइनल क्वेश्चन क्लोज करें? अच्छा, एक आध कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं किसी को। निखिल साहू सर, क्या आपने सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम प्रिपेयर किए थे क्या, लाइक यही और नहीं, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे किया था, एंड गेट में ठीक ठाक स्कोर आया था। एंड उसके बाद मैंने शायद एमपी में कोई एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भोपाल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी हुआ था मेरा। अच्छा। लेकिन तब तक ऐसा हुआ कि मेरे को टेक्निकल में जाना ही नहीं है, तो सिविल इंजीनियरिंग तब तक मैं छोड़ चुका था। तो जी मैंने प्रिपेयर किया था एक टाइम में, ग्रेजुएशन के टाइम पे, क्योंकि मेरा डिसाइडेड नहीं था, जैसे मैंने बताया सिविल सर्विस का। तो उस टाइम पे ग्रेजुएशन के टाइम पे जो जो वैकेंसी आई थी मैंने भरने की कोशिश करी थी, एंड एक आध दो जगह मेरे प्लेसमेंट्स भी हो गए थे, बट आई प्रेफर नॉट टू गो। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप स्टडी के बारे में क्वेश्चन किया है कि प्री क्लियर होगा या नहीं ग्रुप स्टडी करने से, नहीं करने से, वो एक आंसर कर दें लास्ट। देखिए, एलियट किपचोगे द ग्रेटेस्ट मैराथन रनर ऑफ ऑल टाइम, उनका ये कहना था, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग गो टुगेदर। ठीक है, बढ़िया। तो सिंपल सी बात है, जब प्रिपरेशन का स्टार्टिंग फेज चल रहा है तो उस टाइम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका वो ऑलरेडी कवर्ड है या जिनका नहीं कवर्ड है, तो उनके साथ एक पेस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शुरू के 6 महीने 7 महीने कन्फाइंड टू सेल्फ स्टडी। उसके बाद क्या होगा कि ऐसे कुछ पजल के पार्ट रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिलॉसफी नहीं पढ़ी है लेकिन सामने वाले ने फिलॉसफी पढ़ी है, और सामने वाले ने पबैड नहीं पढ़ा है लेकिन आपने पबैड पढ़ के रखा है, तो उस टाइम पे व्हेन यू वांट टू गो लॉन्ग, आपको टुगेदर आप साथ में बैठिए, ग्रुप स्टडी करिए और ट्राई टू फिट इन ईच अदर मिसिंग पार्ट ऑफ पजल्स। तो मैं यही कहूँगा कि जो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है 6 से 8 महीने आप सेल्फ स्टडी करिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम आ रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स के पहले, जब आपका पहला प्रीलिम्स है, तो आपसे जो वेटरन लोग हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनको पता है कहाँ से करंट अफेयर पढ़ना है, कि फर्स्ट टाइम में बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं चीज़ें और आपको समझ में नहीं आता है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम वेटरन्स जो ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 2 मेंस लिख चुके हैं, पिछले बार इंटरव्यू देते, इनसे आप हेल्प कर लीजिए एंड प्लीज़ ट्राई टू वर्क विद देम। जी, पाथ को हमने 2011 में ओपन किया था नीर जी। और इंग्लिश मीडियम में एक विकल्प हमने दिया जी। सेंट्रल इंडिया में। जी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अलग अलग मीडियम्स में तैयारी करते हैं और मीडियम को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम में नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली हिंदी मीडियम में करते हैं। बट दोस्तों मैं यहाँ पर ज़रूर कोट करना चाहूँगा, देखिए मीडियम की बात नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इंग्लिश मीडियम में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं, बट हाँ, पाता इस एकेडमी ने शुरू से इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग रखा। और एक जो प्रिपरेशन का जो तरीका है वो कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ, मीडियम आपका अपना है, उस पर आप एग्ज़ाम देते हैं। नीर, लास्ट में कंक्लूडिंग एक क्वेश्चन की इस बीच तैयारी को लेकर जो सपोर्ट सिस्टम रायपुर में अब क्या पहले से बेहतर हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, इकोसिस्टम जिसकी बात हो रही जी, थी? डेफिनेटली हुआ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूजुअली मैं बात करना चाहूँगा मेंटल हेल्थ की। तो प्रिपरेशन के दौरान ऐसे कई पॉइंट आएंगे आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके एकेडमिक लाइफ में कि आपको लगेगा कि दिस इज़ इट, इसके बाद कुछ नहीं होना है। तो आई विल जस्ट अर्ज एवरीवन कि अगर आप उस स्टेट से गुजर रहे हैं जहाँ पे यू आर नॉट फीलिंग वेल, आप मेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हैं, टॉक टू समवन। एंड अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला मेंटली अनस्टेबल है, प्लीज़ गो टॉक टू देम।
मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस इशू है, एंड स्पेशली इस टाइप के सिविल सर्विस टाइप के एग्ज़ाम में इट बिकम्स ऑल मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं यही करूँगा कि अगर आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ सीक हेल्प। अगर आपको लगता है सामने वाला उस चीज़ से गुजर रहा है तो प्लीज़ हेल्प देम। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया एडवाइस। और जो 17 में पाथ के साथ आपने जर्नी स्टार्ट की थी, वो फाइनली आपकी अपनी मेहनत से, ठीक है टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मेरा मानना है हमेशा कि स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स का तो काम है सभी को पढ़ाना ही है, बट आप वहाँ से क्या गेन करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2.5-3 साल की जर्नी, आई थिंक 3.5 साल की जर्नी। सो क्या पाते हैं नीर, फाइनली सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? सर टफ क्वेश्चन। काफ़ी ब्रॉड आप अच्छा आंसर करोगे। सोचना पड़ेगा जी। देखिए सक्सेस वही है कि आपका एक सेल्फ इमेज होता है कि आई डिज़र्व समथिंग। किसी के लिए हो सकता है वो एक सरकारी जॉब हो, किसी के लिए हो सकता है कि वो ग्रेड 2 जॉब हो, किसी का सपना हो सकता है वो डीएसपी बने, किसी का सपना होगा कि वो डीसी बने। आपकी जो सेल्फ इमेज है जो आप हमेशा से कैरी करते आए हैं अपने दिमाग में, उसका जो फुलफिलमेंट है और उसके फुलफिलमेंट से जो स्माइल आ रही है पेरेंट्स के फेस में, आपके दोस्त जो प्राउड है, जितने आपके वेल विशर्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके परिवार और आपके दोस्तों की खुशी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो सेल्फ इमेज है उसका फुलफिलमेंट, यही है सक्सेस। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, सक्सेस वन नाइट नहीं हो सकती, उसके लिए शॉर्टकट्स नहीं हैं, और फाइनली सफलता आपको और हम्बल बनाए, आपको और योगदान देने योग्य बनाए, वो सफलता बेहतर होती है, ऐसा मेरा हमेशा मानना है। नीर ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपकी मदद करेंगे आने वाले 2-3 महीनों में आंसर राइटिंग में और बहुत सारी चीज़ों में, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल नीर अब यहाँ से विदा लेते हैं। पाथ फैमिली की ओर से अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप माइलस्टोन रहे, और इस जर्नी में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की हमेशा से मैंने बात की है, और मुझे लगता है कि उसका एक रिज़ल्ट जो दिखता है क्लासरूम स्ट्रैटेजी का, क्लासरूम अप्रोच का, बिकॉज फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम है, कोचिंग पर कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी मेहनत ज़्यादा मायने रखेगी। हाँ, शुरुआती दिनों में आप मदद ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले होते हैं और आपका ब्रेन, आपका हाथ, आपकी पेन, दिल, दिमाग, सब कुछ आपका अपना होता है। तो उस वक्त आपको जो करना है वो आपकी प्रैक्टिस ही कराती है। सो ओवरऑल थैंक्स फॉर कमिंग नीर, और आप किसी दिन आएँ और आईएएस के नाम का इंटरव्यू हम करें, ऐसी शुभकामनाएं पाथ की ओर से। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और आपके सवालों के लिए। थैंक्स अलॉट।